जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो आज हमारे हाथ में है फिजिक्स के नोट्स जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं और हमारा मिशन है कि एसएससी, रेलवे और एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए इसे एकदम मक्खन जैसा बना दें। बिल्कुल। इन नोट्स में मैकेनिक्स के पहले 5 टॉपिक्स हैं: रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखने में तो ये बहुत बेसिक लगते हैं ना। हाँ, लेकिन कहते हैं कि इन्हीं में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सही बात है। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरेंगे ताकि हर सवाल आसान लगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, यानी विराम और गति। नोट्स में सीधी साधी परिभाषा दी है। अगर कोई चीज अपने आसपास के हिसाब से जगह नहीं बदल रही तो वो रेस्ट में है, और अगर बदल रही है तो मोशन में है। सुनने में तो ये बच्चों वाली बात लगती है और नहीं भी। यहीं पर फिजिक्स का पहला और सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। ये परिभाषाएं आप कह सकते हैं अधूरी हैं अगर हम एक शब्द ना जोड़ें, सापेक्ष यानी रिलेटिव। हाँ, असल में कोई भी चीज रेस्ट या मोशन में अपने आप में नहीं होती, बल्कि किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में होती है। ओके, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर मैं अभी अपनी कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं रेस्ट में हूं या नहीं? बिल्कुल, आप अपनी कुर्सी, अपने कमरे और इस बिल्डिंग के हिसाब से रेस्ट में हैं। लेकिन सोचिए, कोई आपको चांद से देख रहा हो, पृथ्वी घूम रही है, तो उसके लिए आप बहुत तेजी से मोशन में हैं। यही वो क्लासिक उदाहरण है जो एग्जाम में आता है। चलती ट्रेन में बैठा एक यात्री, अच्छा, हाँ, वो अपने साथ बैठे यात्री के लिए रेस्ट में है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी के लिए मोशन में है। इसलिए रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। हाँ, तो यहीं पर पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब टेक्निकली इस ब्रह्मांड में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर चीज किसी न किसी और चीज के मुकाबले घूम रही है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी गैलेक्सी, सब कुछ मोशन में है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली। एग्जामिनर यही टेस्ट करना चाहता है कि आप किताबी परिभाषा से आगे सोच पा रहे हैं या नहीं। वो पूछेंगे, इज एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल? और जवाब होगा नो। बस इतना समझ लिया तो 1 नंबर पक्का। ठीक है, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रेस्ट की अवस्था से निकलकर मोशन में आता है। वो अपने घर से बाजार के लिए निकलता है। यहीं से हमारे अगले 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, नोट्स कहते हैं कि डिस्टेंस मतलब कुल तय किया गया रास्ता, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सीधी लाइन। ये दोनों अलग कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपका घर पॉइंट ए पर है और बाजार पॉइंट बी पर। ठीक है। घर से बाजार जाने के लिए आपको गलियों से घूमकर जाना पड़ता है, जिसका रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है। ये जो 5 किलोमीटर आपने असल में चले, वो है आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं कि आप किन गलियों से गए। वो बस ये देखेगा कि आपका घर यानी पॉइंट ए और बाजार पॉइंट बी एक सीधी रेखा में कितनी दूर है। अच्छा, हो सकता है वो सीधी दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर हो, तो आपकी डिस्टेंस हुई 5 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर। इसीलिए फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या उसके बराबर होगी। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू 5 किलोमीटर होती है, कोई दिशा नहीं। सही। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें वैल्यू 3 किलोमीटर के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। परफेक्ट। अब आता है एग्जाम का सबसे पसंदीदा सवाल। बताइए। मान लीजिए आप बाजार से काम खत्म करके वापस उसी रास्ते से अपने घर आ गए। अब क्या होगा? जाने के 5 किलोमीटर और आने के 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर। सही है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट? मेरा शुरुआती पॉइंट भी घर था और आखिरी पॉइंट भी घर ही है, तो दोनों के बीच की सीधी दूरी 0। अरे वाह, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर अनगिनत सवाल बने हैं। अराउंड ट्रिप, एक एथलीट जो 400 मीटर के ट्रैक का एक चक्कर पूरा करता है, उसकी डिस्टेंस 400 मीटर होती है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप किसी एक दिशा को पॉजिटिव मानते हैं तो उसकी उल्टी दिशा में जाना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब जीरो डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज हिली है तो उसने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की ही है, भले ही वो वापस अपनी जगह पर क्यों ना आ गई हो। ये छोटी छोटी बातें ही रैंक तय करती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जब हमारी गाड़ी घर से बाजार तक चल पड़ी है तो ये भी देखना होगा कि वो कितनी तेजी से चली। इससे हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, स्पीड यानी चाल। जी। नोट्स के हिसाब से स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस टाइम। सीधी सी बात, अगर 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की तो स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। स्पीड, जैसा आपने पहले कहा, एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट। इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, इस बात से नहीं कि उत्तर में जा रही हैं या दक्षिण में। इसीलिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। एग्जैक्टली। नोट्स में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी जिक्र है। हाँ। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही रफ्तार से चलना, जैसे हाईवे पर 80 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज कंट्रोल लगाकर चलना। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है शहर का ट्रैफिक, कभी तेज कभी धीमे। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला हमेशा काम आता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब आता है इसका जुड़वा भाई, वेलोसिटी यानी वेग। और यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। नोट्स में फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही फर्क है। हाँ, और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। इसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक प्लेन की वेलोसिटी 800 किलोमीटर पर आवर है। आपको कहना होगा 800 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स मुंबई। ओके। इसका मतलब अगर डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगी, भले स्पीड वही रहे। एग्जैक्टली। और आपने वो सवाल पूछ लिया है जो फिजिक्स का सबसे क्लासिक ट्रैप है। अच्छा। कल्पना कीजिए, एक कार एक गोल चक्कर पर 40 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से, मतलब स्पीड से चल रही है। क्या उसकी वेलोसिटी भी एक समान है? आर का स्पीडोमीटर तो 40 ही दिखा रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। लेकिन गोल चक्कर पर उसकी दिशा तो हर पल बदल रही है। हाँ। पहले वो पूरब जा रही थी, फिर उत्तर, फिर पश्चिम। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। बिंगो! यही वो पॉइंट है जिसे परीक्षक पकड़ना चाहते हैं। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी। वाह! और ये तभी संभव है जब वो अपना रास्ता बदल रही हो, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ पर। हमारी पृथ्वी लगभग एक कांस्टेंट स्पीड से सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पल बदल रही है। अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो अगर हम अपने घर से बाजार जाकर वापस घर आने वाले उदाहरण पर लौटें, उस पूरी यात्रा के लिए हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। ये शून्य नहीं होगी। और एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि पूरी यात्रा में टोटल डिस्प्लेसमेंट शून्य था, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी शून्य होगी। शून्य होगी, भले ही आपकी गाड़ी 60 की रफ्तार से चली हो। यही तो बात है। कमाल है ना? कमाल है। तो एक ही यात्रा के लिए एवरेज स्पीड की एक वैल्यू है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। बिल्कुल। और वेलोसिटी में होने वाला यही बदलाव, चाहे वो स्पीड में बदलाव हो या डायरेक्शन में, हमें हमारे पांचवें और आखिरी कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। जी। नोट्स कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला है A = VUT, जहां V फाइनल वेलोसिटी है और U इनिशियल वेलोसिटी। सही। इसे आम भाषा में एक्सेलरेटर से याद रख सकते हैं। जब आप कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी घटती है। इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। और अगर आप एक ही वेलोसिटी से सीधी सड़क पर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है। और क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर निर्भर करता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई और इसकी यूनिट ms² है। बिल्कुल। अब यहाँ पर वही गोल चक्कर वाला सवाल वापस आता है। ओके। अगर एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से गोल चक्कर काट रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन है? एक मिनट, हमने अभी तय किया कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में बदलाव।
इसका मतलब हाँ, उसमें एक्सेलरेशन है। प्रिसाइसली। और ये एक ऐसा सच है जो बहुतों को हैरान कर देता है। बिना स्पीड बदले भी एक्सेलरेशन हो सकता है, सिर्फ दिशा बदलने से। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो मतलब त्वरण के लिए या तो स्पीड का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड बदले, या दिशा बदले, या दोनों बदले। किसी भी एक के बदलने से त्वरण पैदा हो जाएगा। आपने पूरे टॉपिक का सार एक लाइन में कह दिया। एक और उदाहरण है ना इसका, गेंद वाला। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। जब आप एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो सबसे ऊपरी बिंदु पर एक पल के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर त्वरण मतलब जी तब भी लग रहा होता है। बहुत बढ़िया। इन पांचों विषयों को इस तरह एक कहानी से जोड़ने पर सब कुछ एकदम साफ हो गया। हो ही जाना चाहिए। चलिए एक बार फटाफट इन सभी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, जैसा कि सोर्स के क्विक रिवीजन सेक्शन में दिया गया है। जरूर। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण, रेस्ट और मोशन। रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं। दूसरा, डिस्टेंस तय किया गया कुल रास्ता है और ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज्यादा होगी। और एक राउंड ट्रिप के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तीसरा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैल्यू और दिशा दोनों। चौथा, एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई वस्तु की वेलोसिटी बदल सकती है अगर उसकी दिशा बदल रही हो, जैसे कि सर्कुलर मोशन में। और पांचवा, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड का बढ़ना या घटना नहीं है। अगर सिर्फ दिशा भी बदल रही है तो भी वस्तु एक्सेलरेट कर रही है। शानदार। मुझे लगता है कि इन पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद आगे की मैकेनिक्स बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। ये पांचों कॉन्सेप्ट्स विराम, गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण सिर्फ अलग-अलग परिभाषाएं नहीं हैं। ये भाषा के वो अक्षर हैं जिनसे पूरी मैकेनिक्स की किताब लिखी गई है। सही बात है। इन्हीं पर न्यूटन के गति के नियम और आगे के सभी सिद्धांत टिके हुए हैं। मैं चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। हमने आज इन सरल नियमों को समझा, पर सोचिए हम इन्हीं सरल नियमों का इस्तेमाल करके कितनी जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे ये कैसे पता लगाया जाए कि मंगल पर एक रोवर को उतारने के लिए उसे किस वेग से वायुमंडल में प्रवेश करना होगा। ये तो बहुत एडवांस्ड हो गया। या एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए किस त्वरण की आवश्यकता होगी। इन सभी बड़े बड़े सवालों के जवाब इन्हीं मूल सिद्धांतों से निकले गति के समीकरणों मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशंस में छिपे हैं। ये नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। जय हिंद। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास एसएससी भौतिकी के कुछ नोट्स हैं जो यांत्रिकी और गति के नियमों पर केंद्रित हैं। जी, और ये नियम सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज इन 5 विषयों को समझना है। गति के समीकरण, न्यूटन के नियम, संवेग, गुरुत्वाकर्षण और आखिर में द्रव्यमान बनाम भार। और हमारा इरादा इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इनके पीछे के क्यों और कैसे को इस तरह समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं गति के 3 प्रसिद्ध समीकरणों की। ये वो हैं जो स्कूल में अक्सर थोड़ा परेशान करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी शर्त है। बिल्कुल। और वो शर्त ही इन समीकरणों की आत्मा है। ये समीकरण तभी और केवल तभी लागू होते हैं जब त्वरण यानी एक्सेलरेशन स्थिर हो, मतलब वो बदल ना रहा हो। अच्छा, स्थिर त्वरण। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ने की जो रफ्तार है वो एक जैसी रहे। एकदम सही। सोचिए कोई गेंद एक सीधी ढलान से नीचे लुढ़क रही है, वहां ये काम करेगा। लेकिन अगर आप शहर के ट्रैफिक में हैं, जहां आप कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी तेजी से चलाते हैं, तो वहां ये समीकरण काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। ये समझना सबसे पहला कदम है। ठीक है, तो इस शर्त के साथ वो 3 समीकरण कौन से हैं? पहला है v = u + at। ओके। दूसरा s = ut + ½ at²। और तीसरा v² = u² + 2as। यहाँ u है शुरुआती वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय और s विस्थापन या तय की गई दूरी।
और नोट्स में परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे अगर कोई चीज विरामावस्था से मतलब रुकी हुई हालत से चलना शुरू करती है तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। सही। और एक और चीज, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा, यानी a = g। लेकिन अगर किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकें तब क्या होगा? तब त्वरण ऋणात्मक होगा, a = -g। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार नीचे की ओर खींच रहा है, उसकी गति के खिलाफ। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाते समय ब्रेक का काम कर रहा है। बिल्कुल, और नीचे आते समय एक्सेलरेटर का। ठीक है, तो ये समीकरण हमें बताते हैं कि गति को कैसे मापा जाए, लेकिन ये नहीं बताते कि गति क्यों होती है। इस क्यों का जवाब देने के लिए हमें सर आइजैक न्यूटन के पास चलना होगा। और यहाँ से बात और भी मजेदार हो जाती है। न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये नियम बस इतना कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी, एक ही रफ्तार और एक ही दिशा में। इसके उदाहरण बहुत अच्छे हैं, जैसे कार में सीट बेल्ट लगाना, वो गति के जड़त्व का उदाहरण है ना जी। जब कार रुकती है तो आपका शरीर तो आगे जाना चाहता है, सीट बेल्ट वही बाहरी बल है जो आपको रोकता है। और इसका एक और मजेदार उदाहरण है कालीन को डंडे से पीटना। हाँ, वो विराम के जड़त्व का उदाहरण है। आप कालीन को गति देते हैं पर धूल अपनी जगह रुकी रहना चाहती है और नीचे गिर जाती है। बिल्कुल, और जब बस अचानक मुड़ती है और हम एक तरफ झुक जाते हैं, वो दिशा का जड़त्व है। हमारा शरीर सीधा ही जाना चाहता है। एकदम सही। तो पहला नियम बताता है कि बल ना हो तो क्या होगा। अब दूसरा नियम जो सीधा साधा गणित है, F = ma। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, भौतिकी का शायद सबसे जरूरी समीकरण। इसका मतलब है कि किसी भारी चीज को उतनी ही तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल चाहिए होगा। हाँ, यही वजह है कि एक ट्रक को धक्का देना एक साइकिल को धक्का देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, भले ही आप दोनों को एक ही त्वरण देना चाहें। और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। जी, 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलो की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर दे। ठीक है, और तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है और जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर काम करती हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। अच्छा, तो वो एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकती? कभी नहीं। जब आप जमीन पर चलते हैं तो आप जमीन को पीछे धकेलते हैं, ये क्रिया है, और प्रतिक्रिया में जमीन आपको आगे धकेलती है। बल आप पर लग रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं। वाह, मतलब हम आगे बढ़ने के लिए दुनिया को पीछे धकेलते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब अगले विषय पर आते हैं, संवेग। ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये गति की मात्रा के बारे में है। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। संवेग = द्रव्यमान × वेग। तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण गोली का है। गोली का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका वेग इतना ज्यादा होता है कि उसका संवेग बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, और यही उसे इतना खतरनाक बनाता है। और संवेग एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी होती है। जी, दिशा बहुत जरूरी है, और इसी से जुड़ा है संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा बराबर रहता है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या हैं? सबसे क्लासिक उदाहरण है बंदूक चलाने पर लगने वाला झटका, जिसे रिकॉइल कहते हैं। हाँ, वो तो होता है। गोली आगे जाती है एक संवेग के साथ, तो उसे संतुलित करने के लिए बंदूक को पीछे की ओर उतना ही संवेग मिलता है। और रॉकेट का उड़ना भी इसी पर आधारित है। बिल्कुल, रॉकेट गर्म गैसों को जबरदस्त वेग से पीछे फेंकता है, और प्रतिक्रिया में वो गैसें रॉकेट को आगे धकेलती हैं। ठीक है, अब उस बल के बारे में बात करते हैं जो हम सबको जमीन से जुड़े रखता है, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बताता है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और इसका सूत्र है F = G m1m2/r², जहां G एक स्थिरांक है। जी, इसका मतलब चीजें जितनी भारी होंगी खिंचाव उतना ज्यादा होगा, और जितनी दूर होंगी खिंचाव उतना कम। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान लगभग 9.8 ms² है, लेकिन नोट्स में लिखा है कि ये मान हर जगह एक जैसा नहीं होता।
हाँ, ये बदलता है। ये ध्रुवों यानी पोल्स पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर न्यूनतम। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो ध्रुवों पर आप पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होते हैं, दूरी कम तो बल ज्यादा। समझ गया। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर की गई है। अंतरिक्ष यात्री जो भारहीनता महसूस करते हैं, उसका कारण शून्य गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो फिर क्या है? उसका कारण है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। वे और उनका अंतरिक्ष यान दोनों लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं। गिर रहे होते हैं, पर वो तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक वो थोड़ा नीचे गिरते हैं, पृथ्वी का घुमाव उन्हें आगे ले जाता है। तो वो कभी जमीन से टकराते नहीं, बस गिरते रहते हैं। इसी लगातार गिरने की अवस्था को भारहीनता कहते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। और ये हमें हमारे आखिरी विषय पर लाता है, जो है द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर। हाँ, और ये मुक्त पतन का उदाहरण इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। तो क्या अंतर इन दोनों में? देखिए, द्रव्यमान यानी मास किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है। ये एक अदिश राशि है और ये हर जगह स्थिर रहती है। इसे किलोग्राम में मापा जाता है। मतलब मेरा द्रव्यमान पृथ्वी पर और चांद पर एक जैसा रहेगा। बिल्कुल। जबकि भार यानी वेट उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ये एक सदिश राशि है और ये जगह के साथ बदलता है। इसकी इकाई न्यूटन है। अच्छा, इसका सूत्र है भार बराबर द्रव्यमान गुणा जी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। चंद्रमा पर आपका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन वहां का जी कम है, इसलिए आपका भार पृथ्वी के भार का सिर्फ 16th हो जाएगा। और मुक्त पतन की स्थिति में भार शून्य हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होता। शानदार। तो चलिए जल्दी से इन पांचों विषयों के मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहराते हैं। जरूर। पहला, गति के समीकरण केवल स्थिर त्वरण के लिए मान्य है। दूसरा, F=ma, न्यूटन का दूसरा नियम जो बताता है कि बल से क्या होता है। तीसरा, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। चौथा, G का मान 9.8 ms² है, लेकिन ये जगह के साथ बदलता रहता है। और पांचवा, द्रव्यमान स्थिर, भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। और एक और बात, क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर होती हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भौतिकी के इन बुनियादी नियमों पर, जो सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये नियम बंदूक की गोली से लेकर ग्रहों की गति तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। ये नियम जो ब्रह्मांडीय स्तर पर इतने अच्छे से काम करते हैं, वे क्वांटम स्तर पर यानी परमाणुओं से भी छोटे कणों की दुनिया में कैसे बदल जाते हैं या पूरी तरह से अलग व्यवहार करते हैं। ये सोचने वाली बात है। एक और गहरी और आकर्षक दुनिया। जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के वो अंतिम 5 विषय जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो SSC जैसी परीक्षाओं के लिए ही बनी है, लेकिन हम सिर्फ रटने पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य है इन अवधारणाओं के पीछे की जो सोच है उसे पकड़ना। जी। क्योंकि ये 5 विषय कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब और सरल मशीनें, ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। एकदम सही कहा। तो आज हम इन्हीं 5 विषयों को एक एक करके समझेंगे। कार्य यानी वर्क, फिर ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर, दाब, प्रेशर, और अंत में सरल मशीनें, सिंपल मशीन्स। हम इनके सिद्धांत, इनके सूत्र और वो आम गलतियां भी देखेंगे जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कार्य। अब फिजिक्स में कार्य का मतलब रोजमर्रा के काम से काफी अलग है ना? इसका सूत्र तो सीधा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और SI इकाई जूल। हाँ, लेकिन यहीं पर पहली उलझन शुरू होती है। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं एक भारी दीवार को घंटों तक धक्का देती हूँ, खूब पसीना बहाया, मैंने तो बहुत काम किया, सही है? आम भाषा में तो बिल्कुल किया, पर भौतिकी की नजर में अगर वो दीवार 1 इंच भी नहीं हिली तो कार्य शून्य होगा। शून्य? जी, शून्य। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भौतिकी में कार्य का मतलब है ऊर्जा का हस्तांतरण। मतलब किसी चीज को हिलाने में लगी ऊर्जा। आपकी जो जैविक ऊर्जा थी वो तो मांसपेशियों में गर्मी बन के निकल गई। अच्छा, तो मतलब जब तक विस्थापन न हो कोई कार्य नहीं?
इसी से जुड़ा वो क्लासिक सवाल है कुली वाला। अगर कोई कुली सिर पर भारी बक्सा लेकर एक समतल प्लेटफॉर्म पर सीधा चल रहा है तो क्या कोई कार्य हो रहा है? और इसका जवाब है नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा। और ये परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। देखिए, कार्य शून्य होने की 3 मुख्य स्थितियां हैं। पहली तो यही हो गई कि विस्थापन शून्य हो, जैसे दीवार वाला उदाहरण। बिल्कुल। और दूसरी स्थिति कुली वाले मामले पर लागू होती है, जब लगाया गया बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब 90 डिग्री के कोण पर। ओके, समझाइए जरा। कुली बक्से पर बल ऊपर की तरफ लगा रहा है ताकि वो गिरे नहीं, हाँ, लेकिन वो चल आगे की तरफ रहा है, तो बल ऊपर, विस्थापन आगे, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए कार्य शून्य। 1 मिनट, लेकिन अगर वही कुली बक्सा लेकर सीढ़ियां चढ़े तब तो विस्थापन भी ऊपर की ओर होगा और बल भी ऊपर की ओर, तब तो कार्य होगा। बेहतरीन सवाल। और यहीं पर पूरी अवधारणा साफ हो जाती है। जी हाँ, उस स्थिति में कार्य होगा, क्योंकि अब बल और विस्थापन की दिशा एक ही है। इसीलिए तो समतल जमीन पर चलने से ज्यादा थकान सीढ़ियां चढ़ने में होती है। अच्छा, और तीसरी स्थिति? तीसरी स्थिति है, अगर आप कोई वजन सिर्फ पकड़कर खड़े हैं, कोई विस्थापन नहीं, तो कोई कार्य नहीं। तो इसका मतलब कार्य सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बिल्कुल। जब आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो आपका बल और गाड़ी का विस्थापन एक ही दिशा में है। ये हुआ सकारात्मक कार्य। ठीक है। लेकिन उसी समय जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन, वो गाड़ी को पीछे की ओर खींच रहा है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। समझ गए। तो किसी चीज को हिलाने के लिए कार्य करना पड़ता है, लेकिन ये कार्य करने की जो क्षमता है, ये आती कहां से है? और मुझे लगता है यहीं पर हमारा अगला विषय ऊर्जा आता है। क्या खूब जोड़ा आपने। ऊर्जा असल में कार्य करने की क्षमता ही तो है। हाँ और इसीलिए इसकी इकाई भी जूल ही है। हाँ, हम यहाँ 2 मुख्य प्रकार की ऊर्जा पर ध्यान देंगे, गतिज और स्थितिज। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है Ke = ½ mv²। ये किसी भी चलती हुई चीज में होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है v यानी वेग। हाँ, अगर हम किसी कार की रफ्तार 2 गुनी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा? और ये एक और बहुत ही आम परीक्षा प्रश्न है, क्योंकि फॉर्मूले में वेग का वर्ग है v², तो वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? जी। और वेग 3 गुना करेंगे तो ऊर्जा 9 गुना। यही कारण है कि तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर इतनी विनाशकारी होती है। सही कहा। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्थिति पर निर्भर करती है, गति पर नहीं। बिल्कुल। इसका सूत्र है Pe = mgh, जहां h ऊंचाई है। ये एक तरह से जमा की हुई ऊर्जा है, जैसे बांध में लुका हुआ पानी, या खींचा हुआ धनुष। हाँ, या पहाड़ की चोटी पर रखा एक पत्थर। इन सब में स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही आप उस पत्थर को लुढ़काते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। और यहीं पर वो ऊर्जा संरक्षण का प्रसिद्ध नियम आता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक पेंडुलम है। अच्छा, कैसे? जब पेंडुलम सबसे ऊपर जाता है तो एक पल के लिए रुकता है। वहां उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा 0। ठीक है। और जब वो नीचे आता है तो सबसे निचले बिंदु पर उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, मतलब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। ये बदलाव लगातार चलता रहता है। बहुत बढ़िया। तो ऊर्जा है काम करने की कुल क्षमता। लेकिन मान लीजिए हम दोनों को 100 ईंटें तीसरी मंजिल पर पहुंचानी है, तो हम दोनों बराबर कार्य करेंगे और बराबर ऊर्जा भी खर्च करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है। पर अगर मैं ये काम 1 घंटे में कर दूं और आप 2 घंटे में, तो मुझ में कुछ तो अलग है। और यहीं पर हमारा तीसरा विषय शक्ति यानी पावर आता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे जोड़ा है। शक्ति यानी पावर यही बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। इसका सूत्र है शक्ति = कार्य समय, और इसकी SI इकाई है वॉट। अच्छा, तो एक तरह से देखें तो ऊर्जा और शक्ति में वही रिश्ता है जो दूरी और रफ्तार में है। बिल्कुल, ये एक शानदार एनालॉजी है। समझाइए जरा। जैसे दिल्ली से मुंबई पहुंचना, यह आपकी तय की गई दूरी या कह लें खर्च की गई ऊर्जा है। पर आप ये सफर 20 घंटे में पूरा करते हैं या 2 घंटे में, यह आपकी रफ्तार या आपकी शक्ति तय करती है।
एकदम सटीक। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक बल्ब 100 वॉट का है, तो इसका मतलब है कि वो हर सेकंड 100 जूल ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। और वो जो हॉर्स पावर होता है इंजनों में, हाँ, वो भी शक्ति की ही एक इकाई है। एक हॉर्स पावर यानी HP लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक शक्ति का मतलब हमेशा अधिक कार्य नहीं होता। नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। अधिक शक्ति का मतलब है कि कार्य ज्यादा तेजी से किया गया है। अगर दो मशीनें एक बराबर काम करती हैं, तो जो मशीन उसे कम समय में पूरा करेगी, उसकी शक्ति ज्यादा होगी। बेहतरीन। हमने बल लगाकर काम करने की बात की, उसे तेजी से करने की बात की, लेकिन वो बल कैसे लगाया जाता है ये भी बहुत मायने रखता है। मुझे याद है बचपन में जमी हुई झील पर चलते समय कहा जाता था कि लेट कर चलो ताकि बर्फ न टूटे। इसका जवाब शायद हमारे चौथे विषय दाब यानी प्रेशर में है। हाँ, इसका जवाब बिल्कुल दाब में ही है। दाब का सूत्र है दाब इज इक्वल टू बल क्षेत्रफल। इसकी SI इकाई पास्कल है। आपके उदाहरण में आपका वजन यानी बल तो उतना ही था, हाँ, लेकिन जब आप लेट गईं तो आपने उस बल को ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैला दिया। इससे बर्फ पर दाब कम हो गया और वो नहीं टूटी। अच्छा, तो दाब और क्षेत्रफल का रिश्ता उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, आपके पास 100 न्यूटन का बल है। अगर आप उसे एक बहुत छोटे से बिंदु पर लगाएं, जैसे कील की नोक पर, तो वो आसानी से अंदर चली जाएगी। हाँ, क्योंकि सारा बल एक छोटे से क्षेत्रफल पर केंद्रित हो गया, जिससे दाब बहुत ज्यादा बढ़ गया। चाकू की धार और इंजेक्शन की सुई भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और ऊंट के चौड़े पैर या ट्रैक्टर के बड़े टायर, ये इसी का उल्टा उदाहरण हुए। एकदम सही। ऊंट के चौड़े पैर उसके वजन को ज्यादा क्षेत्रफल में फैलाते हैं, जिससे रेत पर दाब कम पड़ता है और पैर धंसते नहीं। स्कूल बैग की पट्टियां भी इसीलिए चौड़ी होती हैं ताकि कंधों पर दाब कम पड़े। वाकई कितना सरल और कितना शक्तिशाली सिद्धांत है। तो हम दाब को नियंत्रित करके काम आसान बना सकते हैं, पर क्या बल को ही नियंत्रित करने का कोई तरीका है? मुझे लगता है यहीं पर हमारा अंतिम विषय आता है, सरल मशीनें। जी हाँ, सिंपल मशीन्स। ये वो उपकरण हैं जो सदियों से इंसान का काम आसान करते आ रहे हैं, और ये मुख्य रूप से दो तरीकों से काम करते हैं। कौन कौन से? या तो ये हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बल, जिसे हम प्रयास कहते हैं, उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, या फिर ये बल की दिशा बदलकर हमारे लिए काम को आसान बना देते हैं। इस विषय में कुछ शब्द आते हैं, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, दक्षता। जी इन्हें थोड़ा सरल करते हैं। जरूर। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज बस ये बताता है कि मशीन ने हमारे बल को कितना गुना बढ़ाया है। इसका सूत्र है भार प्रयास। अगर ये 1 से ज्यादा है तो मतलब मशीन आपकी मदद कर रही है। और वेगानुपात? वेलोसिटी रेशो। वेगानुपात एक सैद्धांतिक मान है। ये सिर्फ मशीन की बनावट पर निर्भर करता है। आदर्श स्थिति में, मतलब एक परफेक्ट मशीन में, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर होते हैं। आदर्श स्थिति में? तो इसका मतलब असल दुनिया में कुछ और होता है? क्या कोई मशीन 100% कुशल हो सकती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। एक आदर्श मशीन जिसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 100% हो, वो सिर्फ एक कल्पना है। ऐसा क्यों? घर्षण की वजह से। फ्रिक्शन। वास्तविकता में हर मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण होता है, और ये घर्षण एक तरह का टोल टैक्स है। टोल टैक्स, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये हमारे लगाए गए प्रयास का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में बर्बाद कर देता है। इसीलिए कोई भी असली मशीन 100% कुशल नहीं हो सकती। हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा का नुकसान होता ही है। तो मतलब अगर मुझे एक मशीन से सैद्धांतिक रूप से 50 किलो का बल लगाना चाहिए था, पर असल में 60 किलो लगाना पड़ रहा है, तो वो जो अतिरिक्त 10 किलो का बल है, वो घर्षण रूपी टोल टैक्स को चुकाने में चला गया। आपने इसे पूरी तरह समझ लिया। वही 10 किलो का अतिरिक्त प्रयास ऊष्मा में खो जाता है, और यही वजह है कि आपकी मशीन की दक्षता 100% से कम हो जाती है। तो इसका मतलब मेरे स्कूल की वो साइंस फिक्शन कहानियां जिनमें हमेशा चलने वाली मशीनें होती थीं, परपेचुअल मोशन मशीन्स, वो सब भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती हैं। ऊर्जा संरक्षण और घर्षण के नियम बहुत सख्त हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया। ठीक है, हमने काफी गहराई से इन विषयों पर चर्चा की। चलिए श्रोताओं के लिए इन सभी 5 विषयों का 1 मिनट में तेजी से पुनरीक्षण करते हैं। जरूर, ये एक अच्छा विचार है। हिलाए। सिर पर बोझ लेकर समतल जमीन पर चलना कोई कार्य नहीं है। दूसरा, ऊर्जा कार्य करने की करेंसी है। गतिज ऊर्जा रफ्तार के वर्ग पर निर्भर करती है। रफ्तार 2 गुनी तो ऊर्जा 4 गुना। तीसरा, शक्ति बताती है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है, न कि कितना काम हो रहा है। चौथा,
दाब, बल और क्षेत्रफल का खेल है। कम क्षेत्रफल पर ज्यादा दाब, यही कील और चाकू का रहस्य है। और अंत में पांचवा, सरल मशीनें हमारे बल को बढ़ाती हैं, लेकिन घर्षण रूपी टोल टैक्स के कारण कोई भी असली मशीन 100% कुशल नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया सारांश। ये पांचों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मैकेनिक्स की नींव बनाती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि घर्षण के कारण कोई मशीन 100% कुशल नहीं हो सकती। अब इस पर सोचिए, अगर किसी तरह हम घर्षण को शून्य कर पाएं, तो हमारी दुनिया और हमारी तकनीक कैसे बदल जाएगी? क्या अनंत गति संभव होगी? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। जी। हमारे एक श्रोता हैं जो एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ फिजिक्स के नोट्स हमारे साथ साझा किए हैं। तो हमारा आज का मिशन है इन नोट्स के पहले 5 विषयों को बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह साफ कर देना, ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल। और इसे दिलचस्प बनाने के लिए हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। अच्छा। हाँ, सोचिए, हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। हम उस बर्फ के टुकड़े के पूरे सफर को देखेंगे। सबसे पहले हम उसका ऊष्मा और तापमान समझेंगे। ठीक है। फिर उसे अलग अलग तापमान पैमानों पर नापेंगे। जब हम उसे गर्म करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि उसमें ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। फिर गर्मी देने पर उसकी अवस्था बदलेगी और यहीं पर वो जो कहते हैं गुप्त ऊष्मा का जादू सामने आएगा। हाँ, लेटेंट हीट। और इस पूरे सफर में पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो तय करेगी कि ये सब कितनी जल्दी या धीरे धीरे होगा। बहुत बढ़िया। तो एक बर्फ का टुकड़ा और 5 कॉन्सेप्ट्स। चलिए सफर की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये ऊष्मा और तापमान मतलब हीट और टेम्परेचर सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। जी, भाई भाई लगते हैं। हाँ, पर नोट्स में साफ लिखा है कि ये एक नहीं है और ये एक एसएससी ट्रैप है। तो आखिर इनमें जमीन आसमान का फर्क क्या है? देखिए, ये सवाल ही सबसे जरूरी है और यहीं से सारी फिजिक्स की कहानी शुरू होती है। और इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि फर्क एक बहुत सी सीधी सी चीज में छिपा है। किसमें? द्रव्यमान में, यानी मास में। अच्छा। नोट्स के हिसाब से तापमान बस एक नंबर है, एक डिग्री है जो बताती है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। जैसे हमारे शरीर का तापमान। और ये ऊर्जा कितनी होगी, ये उस चीज के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब तापमान सिर्फ कितना गर्म है और ऊष्मा है कितनी गर्मी है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो नोट्स में भी है। जी। सोचिए, एक छोटे से कप में उबलता हुआ पानी है और एक बड़ी सी बाल्टी में भी उबलता हुआ पानी है। ठीक है। दोनों का तापमान थर्मामीटर पर एकदम बराबर दिखेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ। लेकिन अगर आप दोनों पर अपना हाथ रखें, जो मैं करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, जी। तो बाल्टी वाला पानी कहीं ज्यादा जलाएगा। वो क्यों? क्योंकि बाल्टी में पानी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा भी कप वाले पानी से हजारों गुना ज्यादा है। ओहो। तो परीक्षा के लिए बस इतना याद रखना है, तापमान एक जैसा हो सकता है पर ऊष्मा अलग अलग हो सकती है। वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। मतलब ऊष्मा और तापमान अलग अलग हैं। लेकिन इस तापमान को नापने के भी तो कई तरीके हैं। नोट्स में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन 3 पैमानों का जिक्र है। जी। अब सवाल ये उठता है कि हमें 3 पैमानों की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब एक से काम नहीं चल सकता था। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये अलग अलग जरूरत और इतिहास की वजह से है। सेल्सियस, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी पर आधारित है। 0 डिग्री पर पानी जमता है, 100 पर उबलता है। बहुत सीधा साधा हिसाब है। हाँ, फ़ारेनहाइट ज्यादातर अमेरिका में इस्तेमाल होता है और उसके बिंदु थोड़े अलग हैं। 32 पर पानी जमता है, 212 पर उबलता है। लेकिन असली हीरो है केल्विन। वैज्ञानिकों के लिए केल्विन स्केल सबसे महत्वपूर्ण है। केल्विन में ऐसा क्या खास है? केल्विन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। उसका 0 असल में 0 है। अच्छा। यहीं पर नोट्स का दूसरा एसएससी ट्रैप आता है, परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, हाँ, सुना है इसके बारे में। 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जहां सैद्धांतिक रूप से हर तरह की आणविक गति, मतलब हर तरह की हलचल पूरी तरह से थम जाती है। मतलब सब कुछ जम जाता है।
जमने से भी आगे सब कुछ रुक जाता है। इससे ठंडा कुछ भी होना संभव नहीं है। ये ब्रह्मांड का अल्टीमेट कोल्ड स्पॉट है। कमाल है। इसीलिए वैज्ञानिक गणनाओं के लिए केल्विन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो तापमान की असलियत से जुड़ा है, ना कि सिर्फ पानी के जमने या उबलने से। कमाल है। यानी यूनिवर्स का एक फाइनल स्टॉप टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमने अपने बर्फ के टुकड़े का तापमान नाप लिया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी। मान लीजिए हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं। जाहिर है वो पिघलने से पहले थोड़ा गर्म होगा। नोट्स का अगला टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। हाँ। इसका मतलब है कि गर्म करने पर चीजें फैलती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो रेलवे पटरियों वाला है कि उनके बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है। हाँ, वो सबसे आम उदाहरण है। गर्मी में पटरियां फैलती हैं और अगर जगह ना मिले तो वो टेढ़ी मेढ़ी होकर ट्रेन को पट्टी से उतार सकती हैं। लेकिन ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। पुराने मोटे कांच के गिलास में कभी खौलता हुआ पानी डाला है? हाँ, कई बार चटक जाता है। वो चटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास की अंदर की सतह गर्मी से अचानक फैलती है, जबकि बाहरी सतह अभी भी ठंडी होती है। अच्छा। तो इस तनाव की वजह से वो टूट जाता है। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर धातुएं इतनी फैलती हैं तो हमारे घरों को बनाने में जो स्टील के बीम या सरिया इस्तेमाल होता है, उसका क्या? क्या हमारा घर भी गर्मियों में फैलकर चटक नहीं जाना चाहिए? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब इंजीनियरिंग में छिपा है। अच्छा। असल में कंक्रीट और स्टील की एक बहुत ही खास दोस्ती है। उनकी ऊष्मीय प्रसार की दर, मतलब रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लगभग एक जैसी होती है। ओहो। इसका मतलब है कि जब तापमान बढ़ता है तो कंक्रीट और स्टील लगभग एक ही रफ्तार से फैलते हैं और एक ही रफ्तार से सिकुड़ते हैं। वाह। इसीलिए वो एक दूसरे पर तनाव नहीं डालते और ढांचा मजबूत बना रहता है। अगर हम स्टील की जगह कोई और धातु इस्तेमाल करते जिसका प्रसार अलग होता तो हमारा घर वाकई में हर मौसम में चटकता। और प्रसार का एक उल्टा लेकिन बहुत दिलचस्प उदाहरण भी है जो हम सबने अनुभव किया है। कौन सा? कभी जल्दबाजी में कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल फ्रीजर में रखकर भूलें। अरे हाँ, अगले दिन वो फटी हुई मिलती है। बिल्कुल। ज्यादातर चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं, लेकिन पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर जमता है तो वो फैलता है। अच्छा। और ये फैलाव इतनी ताकत से होता है कि वो कांच और धातु को भी तोड़ सकता है। सही कहा। ये छोटी छोटी बातें ही असल फिजिक्स हैं। तो ठीक है, हमारा बल्ब का टुकड़ा गर्म होकर फैल रहा है, लेकिन अगर हम उसे लगातार गर्म करते रहें तो वो हमेशा फैलता तो नहीं रहेगा, है ना? नहीं। एक पॉइंट पर आकर वो पिघलना शुरू कर देगा। जी। और ये हमें हमारे चौथे विषय पर लाता है, अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट। नोट्स में गलनांक, हिमांक, क्वथनांक जैसे शब्द हैं, लेकिन इसमें एक बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है। क्या? नोट्स कहते हैं कि अवस्था बदलते समय तापमान स्थिर रहता है। इसका मतलब मैं बर्फ को पिघला रहा हूं, उसे गर्मी दे रहा हूं, लेकिन थर्मामीटर 0 डिग्री पर ही अटका हुआ है। आखिर वो सारी ऊर्जा जा कहां रही है? यही तो सबसे जादुई कॉन्सेप्ट है और इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा। जी। गुप्त का मतलब है छिपी हुई। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो पदार्थ का तापमान बढ़ाने में नहीं बल्कि उसकी अवस्था बदलने में खर्च हो जाती है। अच्छा। जब आप 0 डिग्री की बर्फ को गर्मी देते हैं तो वो ऊर्जा बर्फ के कणों को जो मजबूत बंधन पकड़े हुए है उसे तोड़ने में इस्तेमाल होती है। वो उन कणों को आजाद करके तरल यानी पानी बना रही होती है। और जब तक आखिरी कण भी आजाद नहीं हो जाता तब तक तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। बिल्कुल, तब तक तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। मतलब ऊर्जा 2 काम कर रही है, या तो तापमान बढ़ाएगी या अवस्था बदलेगी, दोनों एक साथ नहीं। एकदम सही। और यही चीज पानी को उबालते समय भी होती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर उबलना शुरू होता है। जी। आप गैस तेज कर दीजिए, गर्मी बढ़ाते रहिए, लेकिन जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता थर्मोमीटर 100 डिग्री पर ही रहेगा। वो सारी अतिरिक्त ऊर्जा पानी को भाप में बदलने के बंधन तोड़ने में लग जाती है। अच्छा। इसीलिए उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक भाप से जलना होता है। हाँ, ये तो सुना है। 100 डिग्री के पानी में सिर्फ तापमान की ऊर्जा है, लेकिन 100 डिग्री की भाप में तापमान की ऊर्जा के साथ साथ वो सारी गुप्त ऊष्मा भी छिपी होती है जो उसे भाप बनाने में लगी थी। ओहो। जब वो भाप आपकी त्वचा से टकराती है तो वो सारी छिपी हुई ऊर्जा एक साथ छोड़ती है, जिससे बहुत गहरा जख्म होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
ये गुप्त ऊष्मा वाला एसएससी ट्रैप अब कभी नहीं भूलूंगा। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जी। हमारा बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी बन गया और वो पानी भी गर्म होकर 100 डिग्री पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि 0 डिग्री के पानी को 1 डिग्री तक गर्म करने में और 90 डिग्री के पानी को 91 डिग्री तक गर्म करने में क्या बराबर ऊर्जा लगेगी? यहीं पर नोट्स का 5वां टॉपिक आता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। बिल्कुल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी भी पदार्थ का एक, कह सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट? हाँ, ये बताती है कि उस पदार्थ को अपना तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा गर्मी की जरूरत है। इसकी परिभाषा है 1 किलो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा। ठीक है। और नोट्स में जो सबसे जरूरी उदाहरण है वो है पानी का। पानी की विशिष्ट ऊष्मा आधारिता बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब ठीक है, पानी को गर्म करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, सो व्हाट? अरे इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि भौतिकी का सिर्फ एक नियम, पानी का गर्मी को धीरे धीरे सोखना और छोड़ना, मुंबई और दिल्ली के जीवन के अनुभव को इतना अलग बना देता है। वो कैसे? देखिए, दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो 45 डिग्री, सर्दी पड़ती है तो 3 डिग्री। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन मुंबई जो समुद्र के किनारे है, वहां साल भर मौसम लगभग एक जैसा रहता है। क्यों? समुद्र की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि वो विशाल समुद्र एक विशालकाय एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ओह। वो दिन में सूरज की भयानक गर्मी को अपने अंदर सोखता रहता है, लेकिन अपना तापमान ज्यादा नहीं बढ़ाता। और रात में जब जमीन ठंडी हो जाती है तो वो धीरे धीरे अपनी सोखी हुई गर्मी छोड़कर मौसम को ज्यादा ठंडा नहीं होने देता। ये हमारे ग्रह का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो क्या इसी वजह से गाड़ियों के रेडिएटर में भी पानी या कूलेंट का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हमें उस गर्मी को इंजन से दूर खींचने के लिए कुछ चाहिए। पानी अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण बहुत सारी गर्मी सोख सकता है, बिना खुद बहुत ज्यादा गर्म हुए। अच्छा। वो इंजन से गर्मी लेता है, रेडिएटर में जाके उसे हवा में छोड़ता है और ठंडा होके वापस इंजन को ठंडा करने चला जाता है। और अगर तेल इस्तेमाल करते तो? अगर हम पानी की जगह तेल, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इस्तेमाल करते तो वो बहुत जल्दी उबल जाता और इंजन सीज हो जाता। बहुत बढ़िया। एक बर्फ के टुकड़े के सफर ने तो पूरी फिजिक्स ही समझा दी। जी। इन 5 विषयों को हमने विस्तार से समझ लिया है। अब जैसा कि श्रोता ने अनुरोध किया था, एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। जरूर। मैं नोट्स में दिए गए एसएससी क्विक रिवीजन के 5 बिंदुओं को दोहरा देता हूं ताकि ये बातें दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। पहला, ऊष्मा ऊर्जा है, तापमान सिर्फ 1 डिग्री या नंबर है। सही। दूसरा, केल्विन स्केल सबसे वैज्ञानिक है और इसका फॉर्मूला है केल्विन = डिग्री सेल्सियस + 273। बिल्कुल। तीसरा, गर्म करने पर गैसें सबसे अधिक फैलती हैं और ठोस सबसे कम। चौथा, अवस्था परिवर्तन जैसे पिघलना या उबलना के दौरान तापमान स्थिर रहता है। सारी ऊर्जा गुप्त ऊष्मा बन जाती है। जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और 5वां, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत उच्च होती है, जो इसे एक बेहतरीन कूलेंट और क्लाइमेट मॉडरेटर बनाती है। ये 5 बिंदु इन सभी विषयों का निचोड़ हैं। बिल्कुल, और ये नोट्स परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। अब जब हमने इन सिद्धांतों को समझ लिया है तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? हमने देखा कि कैसे पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता जलवायु को और कार के इंजन को प्रभावित करती है। क्या इसी सिद्धांत का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहीं और भी होता है? सोचिए, हमारे किचन में प्रेशर कुकर कैसे तेजी से खाना पकाता है। क्या उसका संबंध पानी के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और दबाव यानी प्रेशर से है? ये सोचने वाली बात है कि ये भौतिकी के नियम हमारे आसपास की तकनीक को कैसे आकार देते हैं। यह सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। यह हमें इन सिद्धांतों को केवल रटने के बजाय उन्हें अपने आसपास की दुनिया में देखने के लिए प्रेरित करता है। आज की ये चर्चा बहुत ही जानकारीपूर्ण और मजेदार रही। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोता की तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम आपके नोट से एक बहुत ही मजेदार टॉपिक उठा रहे हैं, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। हाँ, यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और ये टॉपिक सुनने में जितना भारी लगता है, असल में उतना ही
हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सच में। हमारी सुबह की चाय बनाने से लेकर सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी कपड़ों तक, हर जगह यही सिद्धांत काम करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा लक्ष्य भी यही है कि इन सिद्धांतों को रटा ना जाए बल्कि महसूस किया जाए। हाँ। हम ये पक्का करेंगे कि नोट से कोई भी जरूरी बात छूटे नहीं। तो चलिए अपनी चाय की प्याली से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि गर्मी चूल्हे से पानी तक पहुंचती कैसे है। हाँ, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके, चालन, संवहन और विकिरण। फिर हम ये समझेंगे कि अगर गर्म चाय में ठंडा दूध मिला दें तो तापमान का हिसाब किताब कैसे होता है। कैलोरीमेट्री है ना? जी, कैलोरीमेट्री। उसके बाद उस छिपी हुई ऊर्जा के रहस्य को खोलेंगे, जिसकी वजह से उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक उसकी भाप होती है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। और फिर उन बड़े सार्वभौमिक नियमों की बात करेंगे जो सिर्फ हमारी चाय ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ऊष्मा गतिकी के नियम। और इन सब के साथ साथ हम देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। तो शुरू करें। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। मान लीजिए हम गैस पर चाय का पतीला रखते हैं। गर्मी को आग से पतीले के तले तक पहुंचाना है। ये पहला कदम है जिसे कहते हैं चालन यानी कंडक्शन। हाँ, चालन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक धातु की छड़ की कल्पना करना। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी एक कण से दूसरे कण में, फिर दूसरे से तीसरे में एक कंपन की तरह आगे बढ़ती है। कण खुद अपनी जगह नहीं छोड़ते। अच्छा। बस ऊर्जा को आगे पास कर देते हैं। तो ये एक रिले रेस की तरह है जहां संदेश आगे बढ़ता है लेकिन धावक अपनी जगह पर ही रहते हैं। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। और इसीलिए ये ठोस चीजों में सबसे अच्छे से काम करता है। और सभी ठोस एक जैसे नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। धातुएं जैसे तांबा और एल्यूमिनियम ऊष्मा की बेहतरीन सुचालक मतलब गुड कंडक्टर्स होती हैं। इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों की तली इनसे बनती है। हाँ, ताकि गर्मी जल्दी और बराबर फैले। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं, इंसुलेटर्स। वो गर्मी को आसानी से आगे नहीं जाने देते। जी। अब समझिए, एक अच्छा पतीला असल में एक ही समय पर बढ़िया कंडक्टर भी है और बढ़िया इंसुलेटर भी। हाँ, उसकी तली कंडक्टर और उसका हैंडल इंसुलेटर। कितनी साधारण सी चीज में कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है। पर एक सवाल है, अगर कणों का होना जरूरी है तो क्या चालन वैक्यूम यानी निर्वात में हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निर्वात में तो ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए कण ही नहीं होते, तो चालन वहां फेल हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी पतीले के तले तक पहुंच गई। अब उसे पतीले के अंदर पानी को गर्म करना है। यहाँ क्या होता है? पानी के कण तो घूम सकते हैं। यहीं पर कहानी बदल जाती है और दूसरा तरीका सामने आता है, संवहन यानी कन्वेक्शन। अच्छा। जब पतीले के नीचे का पानी गर्म होता है तो वो हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का जो ठंडा और भारी पानी है वो उसकी जगह लेने नीचे आ जाता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया एक चक्र बना देती है जिसे हम संवहन धारा कहते हैं। धीरे धीरे इसी चक्र से पूरा पानी गर्म हो जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र के किनारे हवा चलती है। हाँ, बताइए कैसे? दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा गर्म होके ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाती है। एकदम सही। समुद्री हवा और जमीनी हवा का चलना संवहन का एक बहुत बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण है। और ये तरल पदार्थों और गैसों में ही होता होगा? जी, क्योंकि उनके कण आसानी से घूम फिर सकते हैं। ठोस पदार्थों में संवहन संभव नहीं है। पर एक तीसरा तरीका भी तो है। जब हम सर्दियों में आग के पास बैठते हैं तो हमें सीधी गर्मी महसूस होती है, भले ही हमारे और आग के बीच की हवा ठंडी हो। और सबसे बड़ा उदाहरण तो सूरज है। हाँ, सूरज। उसकी गर्मी करोड़ों किलोमीटर के खाली अंतरिक्ष को पार करके हम तक पहुंचती है। वहां तो न चालन हो सकता है न संवहन। तो वो गर्मी कैसे आती है? वो आती है तीसरे और सबसे अनोखे तरीके से, विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन। इसमें ऊष्मा को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक वैसे ही जिसे रोशनी चलती है। अच्छा, इसीलिए हमें धूप में गर्मी महसूस होती है। पर मैंने सुना है कि कपड़ों का रंग इसमें बहुत मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए हाँ। और सर्दियों में काले। इसके पीछे भी यही विज्ञान है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही।
गहरी और काली सतहें ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। मतलब वो विकिरण को सोख लेती हैं। हाँ, इसीलिए सर्दियों में काले कपड़े हमें गर्म महसूस कराते हैं। वहीं दूसरी ओर सफेद या हल्की और चमकदार सतहें ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जी, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े हमें ठंडा रखते हैं। वाह। तो अब अगर हम थर्मस फ्लास्क के बारे में सोचें, जो चाय को घंटों गर्म रखता है, तो इसका मतलब वो इन तीनों तरीकों चालन, संवहन और विकिरण से एक साथ लड़ रहा होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। थर्मस की बनावट ही ऐसी होती है। कैसे? उसकी दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात यानी वैक्यूम होता है, जो चालन और संवहन को रोक देता है। सही। और अंदर की सतह चांदी की तरह चमकदार होती है, जो विकिरण के जरिए ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ये तीनों तरीकों पर एक साथ हमला है। ये गर्मी के आने जाने की बात तो समझ आ गई, पर क्या हम इसका हिसाब किताब भी लगा सकते हैं? हिसाब किताब? जैसे अगर मैं अपनी गर्म चाय में थोड़ा ठंडा दूध मिलाती हूँ, तो क्या मैं पता कर सकती हूँ कि मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहीं पर कैलोरीमेट्री का सिद्धांत काम आता है। अच्छा। ये सिद्धांत बहुत सरल और सुंदर है। ये कहता है कि अगर सिस्टम बंद है, मतलब बाहर से कोई गर्मी आ जा नहीं रही, ठीक है, तो गर्म वस्तु जितनी ऊष्मा खोएगी, ठंडी वस्तु ठीक उतनी ही ऊष्मा पाएगी। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। बिल्कुल। तो ये एक तरह का ऊर्जा का बजट है। जितनी ऊर्जा एक तरफ से निकली, उतनी ही दूसरी तरफ जमा हो गई। हाँ, बशर्ते कि सिस्टम से कुछ लीक ना हो रहा हो। और इसका हिसाब कैसे लगाते हैं? इसका हिसाब लगाने के लिए हम देखते हैं कि गर्म चीज का वजन कितना है, वो किस चीज से बनी है और उसका तापमान कितना गिरा। इन सब का असर ठंडे दूध को मिली गर्मी के बराबर होना चाहिए, जो दूध के वजन और उसके बढ़े हुए तापमान पर निर्भर करेगा। एकदम। ये एक खूबसूरत संतुलन है। अब फिजिक्स की एक ऐसी बात पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत जादुई लगती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, छिपी हुई गर्मी। हाँ, छिपी हुई गर्मी। ये वो गर्मी है जो किसी चीज की अवस्था बदल देती है, लेकिन उसका तापमान 1 डिग्री भी नहीं बढ़ाती। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई दिलचस्प है। सोचिए, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म कर रहे हैं, उसका तापमान -10 से बढ़कर 0 डिग्री तक आएगा। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री पर पहुंचेगा और आप उसे और गर्मी देंगे, तो उसका तापमान तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ पिघलकर पानी न बन जाए। तो वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? वो सारी गर्मी बर्फ के कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो रही है। अच्छा, ठोस से तरल बनाने में? हाँ, ताकि वो ठोस से तरल बन सकें। वो तापमान नहीं बढ़ा रही, बल्कि अवस्था बदल रही है। इसी छिपी हुई ऊर्जा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और पानी से भाप बनते समय भी यही होता होगा? ठीक यही चीज तब होती है जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता, तापमान 100 डिग्री पर ही अटका रहता है। इसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब समझ आया। मैंने एक बार कुकर की सीटी से निकली भाप से हाथ जलाया था, और वो उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। हाँ, ऐसा होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि भाप शायद 100 डिग्री से बहुत ज्यादा गर्म होगी। नहीं, तापमान तो 100 डिग्री ही होता है, लेकिन उस भाप में पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा छिपी हुई ऊर्जा यानी गुप्त ऊष्मा होती है। अच्छा। जब वो भाप आपकी त्वचा से टकराकर वापस पानी बनती है, तो वो अपनी सारी अतिरिक्त ऊर्जा एक साथ आपकी त्वचा को दे देती है। और इसीलिए भाप से जलना ज्यादा गंभीर होता है? जी। और क्या यही सिद्धांत डेजर्ट कूलर में भी काम करता है? हाँ, लेकिन उल्टे तरीके से। डेजर्ट कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? जब कूलर का पानी भाप बनता है, तो उसे अवस्था बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। वो ये ऊर्जा, ये गुप्त ऊष्मा अपने आसपास की हवा से खींच लेता है। और जब हवा अपनी गर्मी खो देती है, तो वो ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए सूखी जगहों पर जहां वाष्पीकरण तेजी से होता है, ये कूलर ज्यादा असरदार होते हैं। वाह, ये सारे छोटे बड़े नियम तो समझ आ गए, पर इनके पीछे कुछ और भी बड़े सार्वभौमिक नियम काम कर रहे हैं ना? जी। जिन्हें हम ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। जी, ये पूरी भौतिकी के सबसे मौलिक नियमों में से हैं। शुरुआत होती है शून्यवां नियम से, जीरोथ लॉ। ये नाम ही बड़ा अजीब है, शून्यवां। हाँ है, पर यह बहुत बुनियादी है। ये कहता है कि अगर दो वस्तुएं, मान लीजिए ए और बी, किसी तीसरी वस्तु सी के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हैं। तापीय संतुलन मतलब उनका तापमान बराबर है। हाँ, और उनके बीच गर्मी का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो वो दोनों, मतलब ए और बी, एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी। अच्छा, ये तो काफी सीधा साधा लगता है। पर यह साधारण सा नियम ही थर्मामीटर का आधार है। थर्मामीटर वो तीसरी वस्तु सी है। अच्छा। जब हम उसे आपके शरीर ए से लगाते हैं और फिर किसी और चीज बी से लगाते हैं,
और दोनों बार रीडिंग एक ही आती है, तो हम कह सकते हैं कि आपका और उस चीज का तापमान बराबर है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये नियम पहले और दूसरे नियम के बाद में बनाया गया था, लेकिन ये इतना बुनियादी था कि इसे सबसे पहले रखना पड़ा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे मजाक में 0वां नियम नाम दिया। कमाल है। और पहला नियम, वो तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना? हाँ, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, बस अपना रूप बदलती है। मतलब अगर आप किसी सिस्टम जैसे कार के इंजन को गर्मी देते हैं, तो वो ऊर्जा 2 काम करेगी। कुछ हिस्सा इंजन की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च होगा और बाकी हिस्सा पहियों को घुमाने में, यानी काम करने में। एकदम, ऊर्जा कहीं गायब नहीं होगी। लेकिन पहला नियम ये नहीं बताता कि प्रक्रिया किस दिशा में चलेगी। ये बहुत गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, मेरा गर्म चाय का कप हमेशा ठंडा क्यों होता है? अपने आप कमरे की गर्मी सोख कर और गर्म क्यों नहीं हो जाता? ऊर्जा तो तब भी संरक्षित ही रहेगी। बिल्कुल सही सवाल, और इसी का जवाब देता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। दूसरा नियम? ये नियम हमें समय की दिशा बताता है। ये कहता है कि ऊष्मा हमेशा अपने आप गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है। कभी भी इसका उल्टा नहीं होता? कभी नहीं। आपकी चाय कमरे को अपनी गर्मी देगी, कमरा चाय को नहीं। तो अगर हमें ठंडी चीज से गर्मी निकालकर गर्म जगह पर भेजनी हो, जैसे हमारा फ्रिज करता है, तो हमें बाहर से काम करना पड़ता है, बिजली खर्च करनी पड़ती है। एकदम सही। और इसी नियम का एक और नतीजा है कि कोई भी इंजन 100% कार्यक्षम नहीं हो सकता। दी गई ऊष्मा का कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा बर्बाद होगा। अच्छा। और यही वो नियम है जो एक परपेचुअल मोशन मशीन, यानी बिना ऊर्जा लिए हमेशा चलने वाली मशीन को बनाना असंभव बना देता है। वाह, हमने एक चाय की प्याली से शुरू किया और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों तक पहुंच गए। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये तो कमाल है। चलिए एक बार जल्दी से इन मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने ऊष्मा के चलने के 3 रास्ते देखे। चालन, जो ठोस चीजों में कणों के कंपन से होता है। दूसरा, संवहन, जो तरल और गैस में कणों के खुद चलने से होता है। और इसी से समुद्री हवा चलती है। सही। और तीसरा, विकिरण, जिसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं और इसी से सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। और हाँ, यही वजह है कि गर्मियों में सफेद कपड़े बेहतर होते हैं। बिल्कुल। फिर हमने कैलोरीमेट्री का सिद्धांत समझा। एक बंद सिस्टम में खोई हुई ऊष्मा हमेशा प्राप्त की गई ऊष्मा के बराबर होती है। गुप्त ऊष्मा के बारे में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी छिपी हुई ऊर्जा होती है। जी। और ऊष्मागतिकी के नियम हमें ऊर्जा के संरक्षण और उसके बहाव की दिशा बताते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात। क्या? तापमान का केल्विन पैमाना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 0 केल्विन परम शून्य है, उससे ठंडा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के ये मुख्य बिंदु अब पूरे हो गए हैं। मुझे लगता है इस चर्चा से ये सभी बातें बहुत साफ हो गई होंगी। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये नियम हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से लेकर ब्रह्मांड के विशाल तंत्र तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाता हूँ। बताइए। अगर ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर बहती है और हर चीज अंत में एक समान तापमान यानी तापीय संतुलन की ओर बढ़ रही है, हाँ, तो हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या एक दिन सब कुछ एक ही ठंडे तापमान पर आकर हमेशा के लिए रुक जाएगा? इसे ब्रह्मांड की ऊष्मा मृत्यु या हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमगादड़ घने अंधेरे में बिना किसी से टकराए कैसे उड़ लेता है? या एक ओपरा सिंगर सिर्फ अपनी आवाज से कांच का ग्लास कैसे तोड़ सकता है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही अदृश्य ताकत में छिपा है, ध्वनि। आज हमारे पास भौतिकी के कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स के जरिए ध्वनि के उन्हीं रहस्यों को खोलना जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। हम जानेंगे कि ये अदृश्य शक्ति आखिर है क्या, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और कैसे इसकी अलग अलग खासियतें हमारी सुनने की दुनिया को रंगीन बनाती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, ध्वनि या साउंड आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो है जो हम सुनते हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है
जो वस्तुओं में कंपन या वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब कोई भी चीज कांपती है तो वो अपने आसपास के माध्यम के कणों में एक हलचल पैदा कर देती है। यही हलचल एक लहर की तरह आगे बढ़ती है और जब ये हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग उसे आवाज के रूप में समझता है। यानी बिना कंपन के कोई ध्वनि नहीं, जैसे गिटार का तार या स्पीकर का कोन, जब तक वो हिलेगा नहीं आवाज नहीं आएगी। और सबसे खास बात जो इन नोट्स में लिखी है वो ये है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब इसे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक मैकेनिकल वेव, जैसे पानी में लहरों को आगे बढ़ने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही ध्वनि को हवा, पानी या लोहा जैसा कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के कणों के ये ऊर्जा आगे बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा। और यही सबसे बड़ा फर्क है ध्वनि और प्रकाश में। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। इसीलिए हम अरबों किलोमीटर दूर सूरज की रोशनी तो देख पाते हैं, पर उसके अंदर हो रहे जबरदस्त धमाकों की आवाज हम तक कभी नहीं पहुंचती। एकदम सही, क्योंकि बीच में अंतरिक्ष का खालीपन यानी वैक्यूम है। तो अंतरिक्ष में आप कितना भी चिल्लाएं किसी को सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। अब ये तरंग आगे कैसे बढ़ती है, ये भी बहुत दिलचस्प है। ये अनुदैर्ध्य तरंगों यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, है थोड़ा, पर इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। बताइए। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भरी मेट्रो या ट्रेन के डिब्बे में हैं। जब कोई एक तरफ से धक्का देता है तो लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है, कहीं कम। ध्वनि भी हवा के अणुओं के साथ ठीक यही करती है। अच्छा, तो जहां हवा के अणु पास पास आ जाते हैं वो ज्यादा भीड़ वाली जगह हो गई। हाँ, और विज्ञान में हम उसे संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं, जहां दबाव ज्यादा होता है। और जहां अणु धक्का देने के बाद फैल जाते हैं, उस खाली जगह को विरलन या रेयरफैक्शन कहते हैं, जहां दबाव कम होता है। तो ये संपीड़न और विरलन का सिलसिला ही ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और हमारे नोट्स में तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का भी जिक्र है। हाँ, दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ऐसे समझें, जितनी छोटी ये दूरी होगी, मतलब अणु जितनी जल्दी जल्दी पास आएंगे, आवाज उतनी ही तीखी या हाई पिच्ड होगी, जैसे सीटी की आवाज। बिल्कुल। और जितनी लंबी ये दूरी होगी, आवाज उतनी ही गहरी या लो पिच्ड होगी, जैसे किसी ड्रम की गूंज। ठीक है, तो ध्वनि का चलना समझ आ गया, लेकिन एक आम धारणा है कि ध्वनि हवा में सबसे तेज चलती है, क्योंकि हम ज्यादातर हवा में ही आवाज सुनते हैं। लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये सच नहीं है। नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि ध्वनि ठोस चीजों में सबसे तेज, फिर तरल में और सबसे धीमी गैसों में चलती है। सबसे तेज ठोस में? जी। ऐसा क्यों? इसका कारण है माध्यम के कणों का एक दूसरे से कितना पास होना। ठोस में कण बहुत पास पास और मजबूती से बंधे होते हैं, तो कंपन एक कण से दूसरे कण तक लगभग तुरंत पहुंच जाता है। इसका कोई मजेदार उदाहरण है क्या? सबसे क्लासिक उदाहरण है ट्रेन की पटरी का। अच्छा। अगर आप दूर से आ रही ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर सुने, तो ट्रेन के आने की कंपन की आवाज पहले सुनाई देगी। हाँ, हवा में उसकी सीटी की आवाज पहुंचने से बहुत पहले सुनाई दे जाएगी। अरे वाह! ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि स्टील में हवा के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा तेजी से यात्रा करती है। 15 गुना? जी, हवा में इसकी गति करीब 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं पानी में लगभग 1500 और स्टील में तो 5000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा। कमाल है। ये सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है, इसका तो असल दुनिया में बहुत असर होता होगा। बिल्कुल, इसका असर इंजीनियरिंग से लेकर भूविज्ञान तक होता है। किसी पुल या इमारत की मजबूती का पता लगाने के लिए या भूकंप की तरंगों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्वनि अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों में कैसे बर्ताव करती है। ये ध्वनि का वो अदृश्य पहलू है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ठीक है, तो ध्वनि की रफ्तार समझ आ गई, लेकिन हर ध्वनि एक जैसी क्यों नहीं होती? ट्रेन की आवाज इतनी भारी और सीटी की इतनी तीखी क्यों होती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यहाँ ध्वनि के 3 मुख्य गुण काम आते हैं: प्रबलता, लाउडनेस, तारत्व, पिच और गुणता, टिम्बर। और लोग अक्सर पहले 2 में, मतलब प्रबलता और तारत्व में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रबलता यानी लाउडनेस तो आवाज का धीमा या तेज होना हुआ। जब हम स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हम असल में क्या बढ़ा रहे होते हैं? आप तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होते हैं। आयाम का मतलब है कि माध्यम के कण अपनी जगह से कितना ज्यादा ऊपर नीचे या आगे पीछे हो रहे हैं।
जितना बड़ा आयाम उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उतनी ही तेज या प्रबल ध्वनि। इसे हम डेसिबल यानी डीबी में मापते हैं। और तारत्व यानी पिच? पिच का संबंध ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कंपन 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है। अच्छा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही तीखी या पतली होगी, जैसे मच्छर के भिनभिनाने की आवाज। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही मोटी या भारी होगी, जैसे शेर की दहाड़। तो वॉल्यूम का ताल्लुक आयाम से है और आवाज के पतले मोटे होने का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से। मतलब एक धीमी लेकिन तीखी आवाज हो सकती है और एक तेज लेकिन मोटी आवाज भी। आपने एकदम सही समझा। और तीसरा गुण? गुणता। हाँ, गुणता, जिसे क्वालिटी या टिम्रे भी कहते हैं। ये ध्वनि का फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट? जी, यही वो गुण है जो हमें एक ही प्रबलता और तारत्व पर बजाए गए सितार और वायलिन में फर्क करने में मदद करता है। हर वाद्य यंत्र की तरंग का आकार यानी वेवफॉर्म अलग होता है, जिससे उसकी अपनी एक खास पहचान बनती है। अच्छा, इसीलिए हम फोन पर बिना नाम बताए अपने दोस्त की आवाज पहचान लेते हैं? बिल्कुल, यही टिम्बर है। अब आपने फ्रीक्वेंसी की बात की और हमारे नोट्स में इंसानी सुनने की क्षमता की एक सीमा बताई गई है। हाँ, हमारी सुनने की क्षमता सीमित है। इंसान का कान आमतौर पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां ही सुन सकता है। इसे श्रव्य परास या ऑडिबल रेंज कहते हैं ना? जी, ऑडिबल रेंज। तो इस रेंज के बाहर की ध्वनियों का क्या होता है? क्या वो होती है ही नहीं? वो होती हैं, बस हम उन्हें सुन नहीं पाते। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये बहुत भारी होती हैं। जैसे भूकंप की तरंगे या हाथी जो लंबी दूरी तक संवाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें सुन नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी महसूस जरूर कर सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली, उन्हें पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये बहुत ज्यादा तीखी होती हैं। कुत्ते, बिल्ली, डॉल्फिन और चमगादड़ जैसी कई प्रजातियां इन्हें सुन सकती हैं। अच्छा, तो चमगादड़ इन्हीं पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, वो अल्ट्रासोनिक चीखें निकालते हैं और सुनते हैं कि वो चीजों से टकराकर कैसे वापस आती हैं। तो इसका मतलब है कि चमगादड़ एक तरह का जैविक सोनार इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने आसपास की दुनिया का एक 3D मेंटल मैप बना रहा है, सिर्फ आवाज से। बिल्कुल, ये सोचना ही अविश्वसनीय है। और ये हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आता है, प्रतिध्वनि यानी एको। एको यानी पहाड़ों में या किसी बड़े खाली हॉल में अपनी ही आवाज का वापस सुनाई देना। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि गूंज मतलब रिवर्बरेशन और प्रतिध्वनि एको एक ही बात है। कई लोग इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह करते हैं। क्या इनमें वाकई कोई भौतिक अंतर है? ये एक बहुत अच्छी दुविधा है और इनमें अंतर समझना जरूरी है। प्रतिध्वनि या एको ध्वनि तरंगों के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण होती है। जब ध्वनि किसी एक बड़ी कठोर सतह से टकराकर साफ साफ वापस सुनाई दे तो वो प्रतिध्वनि है। लेकिन एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहली, ध्वनि के स्रोत और टकराने वाली सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर। और दूसरी? दूसरी ये कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। हमारे दिमाग को 2 आवाजों को अलग अलग पहचानने के लिए इतना वक्त चाहिए होता है। और अगर ये शर्तें पूरी ना हो तो? जैसे किसी छोटे खाली बाथरूम में गाने पर होता है। तब होती है गूंज यानी रेवर्बरेशन। अच्छा। जब ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है कई सतहों से, दीवारों से, छत से, फर्श से, तो ध्वनि कुछ देर तक हवा में बनी रहती है। आवाज लंबी खिंच जाती है और अस्पष्ट हो जाती है। तो प्रतिध्वनि एक अकेली साफ परछाई है, जबकि गूंज कई परछाइयों का एक धुंधला मिश्रण है। अच्छा, इसीलिए कॉन्सर्ट हॉल या सिनेमा हॉल की दीवारों पर अजीब से पैनल लगे होते हैं या मोटे पर्दे और कालीन होते हैं? बिल्कुल, ताकि वो इस अतिरिक्त गूंज को सोख लें और आवाज साफ सुनाई दे। आर्किटेक्ट और साउंड इंजीनियर्स इसी विज्ञान का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन सुनने का अनुभव तैयार करते हैं। वाह! अब हमने पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड तरंगों की बात की, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। चमगादड़ के अलावा क्या इंसान भी इनका कोई इस्तेमाल करता है? हाँ, और इनके उपयोग इतने कमाल के हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ऊर्जावान होती हैं और एक सीधी रेखा में चलती हैं, जिससे इन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। चिकित्सा में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इसी पर आधारित है।
यानी शरीर के अंदर बिना कोई चीर-फाड़ किए या एक्सरे जैसी हानिकारक रेडिएशन से देख पाना। सही, ये शरीर के अंदर के अंगों की लाइव तस्वीर बना सकता है। उद्योगों में इसका इस्तेमाल धातुओं में आई बारीक दरारों का पता लगाने के लिए होता है, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। और सफाई के लिए भी। हाँ, आपकी घड़ी या गहनों जैसे नाजुक पुर्जों की सफाई के लिए भी अल्ट्रासोनिक क्लीनर का इस्तेमाल होता है, जो ध्वनि तरंगों से गंदगी को हटा देते हैं। और सोनार, SONAR का जिक्र भी है नोट्स में। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोगों में से एक है। सिर्फ समुद्र की गहराई ही नहीं, सोनार ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने से लेकर आज टाइटैनिक जैसे डूबे हुए जहाजों के खजाने खोजने तक, ये अंधेरे पानी में हमारी आंखें बन गया है। सिर्फ ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करके। जी, ये मछलियों के झुंड का पता लगाता है और समुद्र के तल का नक्शा बनाता है। ये तो वाकई कमाल है कि जो ध्वनि हम सुन भी नहीं सकते, वो दुनिया को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देती है। चलिए अब इस पूरे दिलचस्प चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि सबसे जरूरी बातें याद रह जाएं। जरूर। सबसे पहली और जरूरी बात, ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम चाहिए। ये निर्वात में नहीं चल सकती। और ये ठोस चीजों में सबसे तेज चलती है। बिल्कुल। दूसरी बात, आवाज कितनी तेज है ये उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, और आवाज कितनी पतली या मोटी है ये उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हाँ। और इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि सुन सकते हैं। इससे कम को अवश्रव्य और ज्यादा को पराश्रव्य कहते हैं। जी, जिनके अपने अनोखे उपयोग हैं। और एक साफ प्रतिध्वनि एको के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी चाहिए, जबकि गूंज रिवर्बरेशन कई परावर्तनों का एक मिश्रण है जो अक्सर छोटे कमरों में सुनाई देती है। बिल्कुल। आज हमने ध्वनि के विज्ञान को काफी गहराई से समझा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कंपन से लेकर तरंगों तक की ये यात्रा हमारी सुनने की क्षमता को परिभाषित करती है। यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि चमगादड़ और सोनार जैसी तकनीकें उन ध्वनियों का उपयोग देखने के लिए करती हैं जिन्हें हम इंसान सुन नहीं सकते। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में हम इस आश्रव्य ध्वनि की दुनिया का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए और किन-किन नए तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि क्या हम इसका इस्तेमाल इमारतों के अंदर बिना उन्हें तोड़े उनकी सेहत जांचने के लिए कर सकते हैं, या बादलों के अंदर देखकर मौसम का और सटीक अनुमान लगा सकते हैं? संभावनाएं अनंत हैं। बहुत ही रोचक विचार है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे सामने फिजिक्स के कुछ नोट्स हैं, और सच कहूं तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी वाला हिस्सा देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हाँ, ये टॉपिक है ही ऐसा। वही दर्पण, लेंस और वो सवाल जो हमेशा दिमाग में घूमता था कि आखिर आसमान नीला क्यों है। ये नोट्स तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें हमारी रोजमर्रा की दुनिया को समझने का पूरा नजरिया छिपा है। बिल्कुल। और इसे रटने के बजाय क्यों ना हम इसे एक कहानी की तरह देखें। कहानी, ये अच्छा है। चलिए आज प्रकाश की यात्रा का पीछा करते हैं। मतलब सूर्य से निकलकर करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे वायुमंडल में दाखिल होकर किसी चीज से टकराकर और आखिर में हमारी आंखों के अंदर एक छवि बनाकर। इस सफर के हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। ये बढ़िया रहेगा, एक यात्रा। तो इस सफर का हीरो है प्रकाश। चलिए सबसे पहले इसी से मिलते हैं। आखिर ये है क्या चीज? नोट्स में लिखा है कि ये ऊर्जा का एक रूप है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे सरल करते हैं। ज्यादातर तरंगों जैसे पानी की लहरें या आवाज को चलने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, पानी, हवा, कुछ भी। सही बात है। लेकिन प्रकाश एक ऐसा मुसाफिर है जिसे किसी सड़क की जरूरत नहीं। वो खाली अंतरिक्ष के सन्नाटे में भी सफर कर सकता है। अच्छा, यही वजह है कि सूरज की रोशनी हम तक पहुंच पाती है, और इसकी रफ्तार वो तो लाजवाब है। वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। हाँ, 1 सेकंड में। ब्रह्मांड में इससे तेज कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये ध्वनि और प्रकाश के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक को माध्यम चाहिए, दूसरे को नहीं। इसीलिए अंतरिक्ष की फिल्मों में जब कोई स्पेसशिप फटता है तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन रोशनी जरूर दिखती है। अब समझ आया। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बुनियादी फर्क है जो सब कुछ तय करता है। ठीक है, तो हमारा ये तेज तरार मुसाफिर प्रकाश चल पड़ा है।
अब मान लीजिए कि ये किसी चीज से टकराता है, जैसे एक शीशे से, तब क्या होता है? क्या इसके उछलने के भी कोई नियम है या ये बस कहीं भी उछल जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। इसके बहुत पक्के नियम हैं जिन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। पहला नियम तो बहुत आसान है, जिस कोण पर प्रकाश आएगा ठीक उसी कोण पर वापस जाएगा। जैसे गेंद दीवार पर फेंकते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, जैसे आप एक दीवार पर सीधी गेंद फेंकें तो वो सीधी वापस आएगी, अगर तिरछी फेंकेंगे तो उसी कोण पर तिरछी वापस जाएगी। प्रकाश भी बिल्कुल ऐसे ही अनुशासन का पालन करता है। और हम जो रोज सुबह शीशा देखते हैं वो भी इसी नियम पर काम करता है। उसमें तो हमारी छवि बनती है सीधी, हमारे ही साइज की, लेकिन एक गड़बड़ होती है। मैं दाहिना हाथ उठाती हूँ तो शीशे में बायां हाथ उठता दिखता है। हाँ, उसे ही पार्श्विक व्युत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ओ हाँ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस, जिस पर शब्द उल्टे लिखे होते हैं ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में ड्राइवर को वो सीधे पड़ें। पर यहाँ एक मजेदार बात है। क्या? अगर किसी को शीशे में अपना पूरा शरीर सिर से पांव तक देखना हो तो शीशे की लंबाई कम से कम उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। सच में? मतलब मैं आधे साइज का शीशा खरीद कर पैसे बचा सकती हूँ? ये तो बढ़िया ट्रिक है। पर ये तो हुई समतल दर्पण की बात। कुछ दर्पण घुमावदार भी होते हैं, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर या शेविंग के लिए इस्तेमाल होने वाले शीशे। वो कैसे अलग है? वो हैं गोलीय दर्पण, दो तरह के, अवतल और उत्तल। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग? हाँ, अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है और उत्तल प्रकाश को फैला देता है। अवतल दर्पण की खासियत को एक कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक मोमबत्ती है और सामने एक अवतल दर्पण है। ठीक है। जब मोमबत्ती बहुत दूर है तो उसकी एक छोटी सी उल्टी सी छवि बनेगी। जैसे जैसे आप मोमबत्ती को दर्पण के पास लाते जाएंगे वो छवि बड़ी होती जाएगी। बड़ी और उल्टी? हाँ, बड़ी और उल्टी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बहुत पास आ जाएंगे तो अचानक वो छवि सीधी और बहुत बड़ी हो जाएगी, जादू की तरह। अच्छा, इसीलिए इसे शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और गाड़ियों के साइड में लगा उत्तल दर्पण, वो तो हमेशा छोटी इमेज दिखाता है। एक मिनट, अगर उत्तल दर्पण में चीजें असल से ज्यादा दूर और छोटी दिखती हैं तो क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या इससे दूरी का अंदाजा लगाने में गलती नहीं हो सकती? बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। इसीलिए उन शीशों पर एक चेतावनी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी शीशे में दिखने वाली चीजें असल में ज्यादा पास हैं। हाँ, यहाँ सुरक्षा के लिए कवरेज को सटीकता पर प्राथमिकता दी गई है। छोटा दिखाकर वो आपको पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है जो एक समतल दर्पण कभी नहीं दिखा सकता। ये एक ट्रेड ऑफ है। तो किसी सतह से टकराकर उछलना तो समझ आ गया, लेकिन क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज के आर पार जाता है, जैसे पानी या कांच? मुझे याद है बचपन में मेले में एक मोटा सा कांच का टुकड़ा मिलता था जिससे सब कुछ अजीब सा मुड़ा हुआ दिखता था। क्या वो भी इससे जुड़ा है? बिल्कुल, आप अपवर्तन की बात कर रही हैं। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वो अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है, यानी मुड़ जाता है। मुड़ जाता है? क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी हवा से ज्यादा सघन है और प्रकाश की गति पानी में थोड़ी कम हो जाती है। जैसे एक तेज दौड़ता हुआ इंसान अचानक कीचड़ में घुस जाए तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और दिशा भी थोड़ी बदल सकती है। और इसी को मापने के लिए अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जी हाँ। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, मतलब वो प्रकाश को उतना ही ज्यादा धीमा और ज्यादा मोड़ेगा। एकदम सही। और यही सिद्धांत लेंस का आधार है। जैसे दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वैसे ही लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, यानी मोड़ते हैं। और यहाँ भी दो मुख्य खिलाड़ी हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बिल्कुल, उत्तल लेंस प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह। अच्छा, ये तो मिलता जुलता है। हाँ, और अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है, उत्तल दर्पण की तरह। इनकी समानताएं याद रखने में बहुत मदद करती हैं। और चश्मे का जो नंबर होता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। ये क्या चीज है? डायोप्टर बस लेंस की ताकत बताता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी लेंस की फोकल लंबाई 1 मीटर है, यानी वो प्रकाश की किरणों को 1 मीटर दूर जाकर एक बिंदु पर मिलाता है, तो उसकी शक्ति 1 डायोप्टर है। और अगर जल्दी मिला दे तो? अगर लेंस ज्यादा शक्तिशाली है और प्रकाश को सिर्फ आधे मीटर में ही फोकस कर देता है, तो उसकी शक्ति 2 डायोप्टर हो जाएगी। ये सीधे तौर पर बताता है कि लेंस कितना आक्रामक तरीके से प्रकाश को मोड़ता है। और प्लस और माइनस का क्या मतलब है? उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव होती है और अवतल की नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंख भी एक तरह का ऑप्टिकल उपकरण है।
उसमें भी तो एक लेंस होता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे चश्मे का नंबर माइनस में क्यों है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा प्रकाश को मोड़ रही हैं या बहुत कम? बेहतरीन सवाल। आपकी आंख एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरे की तरह है, जिसमें एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस? हाँ, इसका काम है प्रकाश को मोड़कर ठीक रेटिना पर फोकस करना, जो कि आंख का पर्दा है। अब जब किसी की आंख का माइनस नंबर होता है तो उसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया? इसका मतलब है कि आपकी आंख का लेंस प्रकाश को जरूरत से ज्यादा मोड़ रहा है और छवि रेटिना पर बनने के बजाय उससे थोड़ा पहले ही बन जाती है। इसलिए दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। अच्छा, तो मेरे माइनस नंबर का अवतल लेंस क्या करता है? आपका अवतल लेंस मतलब नेगेटिव पावर वाला लेंस प्रकाश को आंख में घुसने से ठीक पहले थोड़ा सा फैला देता है। फैला देता है? हाँ, ताकि जब आपका शक्तिशाली आंख का लेंस उसे मोड़े तो वो फैलकर ठीक रेटिना पर ही फोकस हो। वो आपकी आंख की ओवर फोकसिंग की आदत को संतुलित कर देता है। वाह! और इसका ठीक उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, जिसमें प्लस नंबर का चश्मा लगता है। इसमें पास का धुंधला दिखता है ना? जी, इसमें आंख का लेंस प्रकाश को ठीक से मोड़ नहीं पाता और छवि रेटिना के पीछे बनती है, इसलिए पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। उत्तल लेंस यानी पॉजिटिव पावर उस प्रकाश को थोड़ा और मोड़ने में मदद करता है ताकि फोकस सही जगह पर आ जाए। वाह, अब जाके मुझे अपने चश्मे का राज समझ आया। तो हमारे प्रकाश के मुसाफिर ने दर्पण से टकराना और लेंस से गुजरना सीख लिया और हमारी आंखों तक पहुंच भी गया। लेकिन इस सफर में एक चीज और होती है, रंग। इंद्रधनुष कैसे बनता है? और ये आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखता है, लाल या हरा क्यों नहीं? अब हम इस यात्रा के सबसे कलात्मक हिस्से पर आ गए हैं, जिसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं। वो असल में 7 रंगों का एक पैकेट है। विबज्योर? बिल्कुल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब ये प्रकाश प्रिज्म जैसी किसी चीज से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है। इसे विक्षेपण कहते हैं। पर वो टूटता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग होती है और वो थोड़ा अलग अलग कोण पर मुड़ता है। बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल सबसे कम। जब मैं कॉलेज में था तो हमने लेजर और प्रिज्म के साथ ये प्रयोग किया था। जब पहली बार मैंने सफेद रोशनी को 7 रंगों में टूटता देखा तो मुझे लगा कि ये जादू है, भौतिकी नहीं। और बारिश की बूंदें भी यही काम करती हैं, है ना? छोटे छोटे लाखों प्रिज्म की तरह जो मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। कमाल है। ठीक है, तो आसमान के नीले होने का क्या राज है? इसका राज है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखरना? हाँ, बिखरना। जब सूरज का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है तो वो हवा में मौजूद गैस के बहुत छोटे छोटे कणों से टकराता है। अब नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य छोटी होती है, तो ये इन कणों से टकराकर बाकी रंगों के मुकाबले बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। मतलब हर दिशा में फैल जाते हैं? हाँ, हर दिशा में। हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए हमें चारों तरफ से नीला प्रकाश आता हुआ दिखता है और पूरा आसमान नीला नजर आता है। और इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखता है, क्योंकि तब तक नीला रंग रास्ते में ही बिखर चुका होता है। बिल्कुल। सुबह और शाम के वक्त सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत को पार करना पड़ता है। ज्यादा लंबा रास्ता? हाँ, इस लंबे सफर में छोटा रास्ता चलने वाला नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर कर खो जाता है। हम तक सिर्फ लंबी दूरी तय करने वाले यानी लंबी तरंगदैर्ध्य वाले रंग ही पहुंच पाते हैं, लाल और नारंगी। और इसीलिए आसमान उस वक्त उन रंगों से भर जाता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने प्रकाश की एक पूरी यात्रा देखी। वो खाली अंतरिक्ष से चला, शीशे से टकराया, पानी में मुड़ा, लेंस से गुजरा, हमारी आंखों में छवि बनाई और पूरे आसमान को रंग दिया। ये सारे नियम परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को बनाने वाले कोड हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। इस पूरी चर्चा में हमने प्रकाश को एक तरंग, एक लहर के रूप में देखा। हाँ। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन और दूसरे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि यही प्रकाश कभी-कभी एक कण की तरह भी व्यवहार करता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। एक कण? मतलब एक चीज की तरह? हाँ, सोचिए, हमारा ये मुसाफिर अपनी पहचान बदल सकता है। कभी वो एक लहर की तरह फैलता है तो कभी एक गेंद की तरह टकराता है। ये तो बहुत अजीब है। प्रकाश का ये दोहरा व्यवहार आधुनिक भौतिकी के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में जिन्हें हम बहुत सामान्य समझते हैं, उन चीजों की सतह के नीचे और कितनी गहरी और छिपी हुई जटिलता हो सकती। जय हिंद। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ, और टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिल्कुल। हमारे पास एसएससी की तैयारी के लिए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं और हमारा मिशन है बिजली की दुनिया के हर जरूरी पहलू को मतलब बिल्कुल सरल भाषा में समझना। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिनसे हमारी आज की पूरी टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया काम करती है। सही कहा। तो आज हम जानेंगे कि ये विद्युत आवेश क्या है, धारा कैसे बहती है, ओम का नियम क्या कहता है, और सबसे जरूरी, हमारे घरों में बिजली का बिल आखिर आता कैसे है। हम हर मुख्य बिंदु को एक एक करके समझेंगे। चलिए फिर इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे ये सब शुरू होता है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नोट्स के हिसाब से आवेश पदार्थ का वो गुण है जो विद्युत प्रभाव पैदा करता है, और ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, और हम सब जानते हैं कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। ये तो बेसिक है। बिल्कुल, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है इसका मात्रक जो कूलम है, C है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आवेश संरक्षित रहता है। मतलब इसे न तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके, तो जब ये चार्ज बहने लगते हैं तो उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाह की दर। इसका सूत्र है I = QT और मात्रक है एम्पियर A, और इसे मापने के लिए एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, पारंपरिक धारा की जो दिशा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती है। अच्छा। हाँ, जबकि असल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहते हैं, मतलब उल्टी दिशा में। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है थोड़ा, पर ये कन्वेंशन है जो चला आ रहा है। और सबसे जरूरी बात, धारा को बहने के लिए एक बंद सर्किट चाहिए। अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ है तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है। अब इन आवेशों को बहाने के लिए कोई धक्का तो चाहिए होता होगा, है ना? ये अपने आप तो नहीं बहते? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का काम आता है, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज? तो ये वही धक्का है? हाँ, आप इसे धक्का समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा है दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसका सूत्र V = WQ है और मात्रक है वोल्ट V। और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है। सही। जिसे हमेशा सर्किट के समानांतर मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है। और एक मुख्य बिंदु ये है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ज्यादा क्यों होता है? ताकि वो सर्किट से कम धारा ले और रीडिंग सटीक आए। अगर वो खुद ही ज्यादा करंट खींच लेगा तो वोल्टेज बदल जाएगा ना। अच्छा, समझ गया। तो अगर वोल्टेज धक्का है तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उस बहाव में आने वाली रुकावट हुई। बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मात्रक ओम है। तो ये रुकावट मतलब किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, किसी तार का प्रतिरोध कुछ चीजों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। हाँ। दूसरा, तार की मोटाई। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। जैसे चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक आसानी से निकलता है। क्या बात है, बिल्कुल वही। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति और चौथा है तापमान। धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। और कुचालक मतलब इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब वो करंट को बहने ही नहीं देते। ठीक है, तो अब हमारे पास वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों आ गए। इनके बीच के रिश्ते को ही ओम का नियम कहते। एकदम सही। V = IR। ये नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच का संबंध बताता है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है शायद। हाँ, और वो सबसे जरूरी शर्त है। ये नियम केवल स्थिर तापमान पर ही लागू होता है। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाएं तो वो एक सीधी रेखा होती है। और ये हर जगह लागू नहीं होता? नहीं,
जैसे डायोड या सेमीकंडक्टर पर ओम का नियम लागू नहीं होता, उनका व्यवहार अलग होता है। ओके, अब आते हैं प्रतिरोधों को जोड़ने पर। इनको दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम या सीरीज। हाँ, सीरीज कनेक्शन। इसमें कुल प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 ऐसे जुड़ता जाता है। और इसमें सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा बहती है, जैसे दिवाली वाली लड़ियों में होता है। एक बल्ब खराब तो पूरी लड़ी बंद। सही उदाहरण है। और दूसरा तरीका है समानांतर क्रम या पैरेलल। वाली बात है, समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध होता है वो हमेशा सबसे छोटे वाले व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी कम होता है। ये तो बड़ा अजीब है। ज्यादा चीजें जोड़ने पर कुल रुकावट कम हो रही है। हाँ, क्योंकि आप करंट के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं बिजली के बिल पर। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, इसका क्या मतलब है? शक्ति का मतलब है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। और इसका मात्रक वॉट W है, जैसे P = VV। तो जब हम कहते हैं कि एक बल्ब 100 वॉट का है, तो हम उसकी शक्ति की खपत दर बता रहे होते हैं। बिल्कुल, ज्यादा वॉट का मतलब है प्रति सेकंड ज्यादा ऊर्जा की खपत। तो फिर विद्युत ऊर्जा क्या है जिससे हमारा बिल आता है? हमारे घरों में बिजली का बिल यूनिट में आता है ना? हाँ, ये यूनिट असल में ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, जिसे किलोवाट घंटा यानी kWh कहते हैं। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। तो ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं? ऊर्जा की गणना शक्ति को समय से गुणा करके की जाती है। एनर्जी = पावर × टाइम। और ये जानना भी जरूरी है कि 1 kWh 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो लोग अक्सर वॉट और किलोवाट घंटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, एक शक्ति का मात्रक है, दूसरा ऊर्जा का। बिल ऊर्जा का आता है, शक्ति का नहीं। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी चीज, सुरक्षा। फ्यूज, ये एक सुरक्षा उपकरण है। एक सेफ्टी डिवाइस। इसका काम है कि जब भी सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट आए तो ये पिघलकर सर्किट को तोड़ दे और हमारे कीमती उपकरणों को बचा ले। तो इसके काम करने का राज क्या है? इसके काम करने का राज इसके तार में है, जिसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इसे हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। तो ये बिजली नहीं बचाता, सिर्फ सुरक्षा करता है। एग्जैक्टली। फ्यूज बिजली बचाने के लिए नहीं, बल्कि उपकरणों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, और आखिरी टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी तार से करंट बहता है तो वो गर्म हो जाता है। हाँ, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं, जिसका सूत्र है H = I²RT। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब। बिल्कुल, और बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। क्यों टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, करीब 3400 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वो इतने उच्च तापमान पर भी बिना पिघले रोशनी दे पाता है। वाह, तो ये थी बिजली की दुनिया की एक संक्षिप्त लेकिन मुझे लगता है काफी व्यापक यात्रा। हमने आवेश से लेकर ऊर्जा की खपत तक सब कुछ कवर किया। हाँ, चलिए एक बार मुख्य सूत्रों और बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। धारा I = QT। ओम का नियम V = IR। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। = 1 किलोवाट घंटा। ये कुछ सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे कुछ सरल नियम हमारे चारों ओर की तकनीक को नियंत्रित करते हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर हम इनमें से किसी एक नियम को बदल सकें, जैसे प्रतिरोध को लगभग शून्य कर दें, जैसा कि सुपरकंडक्टर्स में होता है, तो हमारी दुनिया कितनी बदल सकती है। भविष्य में ऊर्जा का उपयोग कैसा होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद तब ऊर्जा की कोई कमी ही ना रहे। शायद। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, भौतिकी की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिखता नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व की। हमारे पास SSC परीक्षा के लिए तैयार कुछ बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण नोट्स हैं, और हमारा मिशन है कि इन नोट्स के हर एक बिंदु को विस्तार से समझें ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम चुंबक की मूल अवधारणा से शुरू करेंगे, उसके गुण,
चुंबकीय क्षेत्र और फिर उसके प्रकारों को भी समझेंगे। और फिर विद्युत चुंबक पर भी बात करेंगे, है ना? हाँ, फिर हम विद्युत चुंबक, फ्लेमिंग के नियमों और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के पीछे के विज्ञान पर भी बात करेंगे। हमारा लक्ष्य हर विषय पर एक प्रोफेशनल और विस्तृत दृष्टिकोण रखना है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चुंबक की बुनियादी अवधारणा से। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, चुंबक आखिर है क्या? नोट्स के अनुसार यह एक ऐसी सामग्री है जो लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों को आकर्षित करती है। सही है। और इसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी यानी नॉर्थ और एक दक्षिणी यानी साउथ। और यहाँ एक बड़ा जरूरी सिद्धांत है जिस पर ध्यान देना चाहिए जी, कि समान ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ध्रुव हमेशा जोड़ों में ही मौजूद होते हैं। हमेशा। आप एक चुंबक को कितना भी तोड़ें, चाहे 1000 टुकड़े कर दें, हर छोटा टुकड़ा अपने आप में एक पूरा चुंबक बन जाएगा। मतलब हर टुकड़े में अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। बिल्कुल, अपना खुद का नॉर्थ और साउथ पोल। यानी चुंबकीय मोनोपोल का अस्तित्व है ही नहीं। ये एक आम पेज मतलब एक जाल है जिससे बचना चाहिए। एकदम सही कहा। अच्छा, अब इसके गुणों की बात करते हैं। नोट्स में 2 गुण दिए हैं, आकर्षक और दिशात्मक। आकर्षक गुण का मतलब है कि चुंबक का जो आकर्षण है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और केंद्र में लगभग न के बराबर। और दिशात्मक गुण वो क्या है? दिशात्मक गुण बहुत आकर्षक है। अगर आप एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से मतलब धागे से लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बारीकी है, एक न्यूआंस है। क्या? पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ, और जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है मैग्नेटिक नॉर्थ, वो एक ही जगह पर नहीं है। अच्छा। हाँ, उनमें थोड़ा सा अंदर होता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। ये चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां उसके बल को महसूस किया जा सकता है। जी, और इन क्षेत्रों को दिखाने वाली रेखाओं के कुछ खास गुण होते हैं। जैसे ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, हमेशा। और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है? कभी नहीं, क्योंकि अगर वे काटेंगी तो इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु पर बल की 2 दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। इसका मतलब ध्रुवों पर क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। एकदम सही। अच्छा, अब बात करते हैं चुंबक के प्रकारों की। एक तो प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक का सबसे अच्छा उदाहरण है लोडस्टोन, या जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और कृत्रिम? कृत्रिम चुंबक वो हैं जिन्हें हम बनाते हैं, जैसे लैब में इस्तेमाल होने वाला बार मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, वो जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है, उसका क्षेत्र ज्यादा मजबूत क्यों होता है? क्योंकि उसके ध्रुव एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इससे क्या होता है कि क्षेत्र रेखाएं बहुत सघन हो जाती हैं और ताकत बढ़ जाती है। समझ गई। अब पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय होते हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, जिन्हें हम फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। और कुछ अचुंबकीय होते हैं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लकड़ी। यहाँ एक आम गलती होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एल्यूमिनियम चुंबकीय है क्योंकि वो एक धातु है, पर ऐसा नहीं है। नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। एल्यूमिनियम चुंबकीय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पर, विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, ये एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी? हाँ, मतलब ये तभी तक चुंबक रहता है जब तक किसी कॉइल में से विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी ताकत को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? करंट बढ़ाकर या कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाकर, या फिर? और ये सबसे असरदार तरीका है कॉइल के अंदर एक नरम लोहे का कोर इस्तेमाल करके। और जैसे ही करंट बंद होता है, इसका चुंबकत्व खत्म। स्विच ऑन तो मैग्नेट, स्विच ऑफ तो सादा लोहा। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल बिजली की घंटी, भारी लोहा उठाने वाली क्रेन और रिले में होता है। बिल्कुल। तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में मुख्य अंतर क्या हुए? पहला तो यही कि स्थायी चुंबक हमेशा चुंबकीय रहता है और विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। और दूसरा, स्थायी चुंबक आमतौर पर स्टील से बनते हैं और उनकी ताकत वो
निश्चित होती है। और विद्युत चुंबक? वो नरम लोहे से बनते हैं और उनकी ताकत को करंट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये नियंत्रण ही विद्युत चुंबक को इतना उपयोगी बनाता है। तो अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जो इन सबको जोड़ता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, इसका मतलब है जब भी किसी तार में करंट बहता है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। सोलेनॉइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ना? जी, लेकिन मूल विचार बहुत सरल है। नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड। करंट नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं। और इस प्रभाव की दिशा को समझने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग के दो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, और यहाँ अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल, वो बल की दिशा खोजने के लिए है और ये इलेक्ट्रिक मोटर पर लागू होता है। सही, जबकि दाएं हाथ का नियम राइट हैंड रूल वो प्रेरित धारा मतलब इंड्यूस करंट की दिशा खोजने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर पर लागू होता है। इसे याद रखने का एक सरल तरीका हो सकता है, बायां मतलब लेफ्ट तो लेफ्ट फॉर मोटर, और दायां मतलब राइट तो राइट फॉर जनरेटर। बिल्कुल। और अंत में मोटर और जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये करंट के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर ठीक इसका उल्टा करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए तो अब एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं, सभी मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि वे अच्छी तरह से याद हो जाए। जरूर। पहला, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़ों में होते हैं, मोनोपोल नहीं होता। सही। दूसरा, हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक है। हाँ। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर सबसे मजबूत होता है। बिल्कुल। चौथा, विद्युत चुंबक एक अस्थायी कंट्रोलेबल चुंबक है, नरम लोहे से बनता है। पांचवां, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए है, लेफ्ट फॉर मोटर। और छठा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है, राइट फॉर जनरेटर। ये एक बेहतरीन सारांश है। इन मुख्य बिंदुओं को याद रखने से चुंबकत्व की पूरी अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। तो ये थी चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांतों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश की। जाने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जी बताइए। हमने देखा कि कैसे विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और कैसे बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा बनाता है। हाँ, ये एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो आपसी संबंध है, ये लेन देन, यही हमारी आधुनिक दुनिया का आधार है, मोटरों से लेकर जनरेटर तक। सही बात है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सिद्धांत काम ना करता तो हमारी तकनीक और हमारा जीवन कितना अलग होता। एक बहुत ही गहरा सवाल है। उम्मीद है आज की चर्चा सभी के लिए उपयोगी रही होगी। जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी चर्चा का विषय आधुनिक भौतिकी है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स। और हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक बहुत ही संक्षिप्त और सटीक गाइड की तरह सीधे मुद्दे पर ले जाएंगे। हम परमाणु की सबसे छोटी दुनिया से लेकर उसके नाभिक में छिपी विशाल ऊर्जा तक की यात्रा करेंगे। बिल्कुल। और ये यात्रा एक पहेली सुलझाने जैसी है। एक ऐसी पहेली कि हमारे आसपास की हर चीज, ये हवा, ये मेज, हम खुद, आखिर किस चीज से बने हैं। और जब वैज्ञानिकों ने उस पहेली की सबसे छोटी कड़ी यानी एटम को समझना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी दुनिया मिली जिसके नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर चीज शुरू होती है, परमाणु यानी एटम। सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये है क्या? देखिए, सरल भाषा में ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। केंद्र में मतलब बीच में प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनके साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना? हाँ, न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही छोटा और भारी केंद्र बनाते हैं जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। बिल्कुल, बहुत तेज रफ्तार से, और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव प्रोटॉन उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। एकदम सही। और एक बहुत दिलचस्प बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि परमाणु का लगभग सारा वजन, सारा मास उस छोटे से न्यूक्लियस में ही होता है, इलेक्ट्रॉनों में नहीं। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग न के बराबर होता है। ये अविश्वसनीय है।
तो वैज्ञानिकों ने इस अजीब से स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया? मुझे याद है रदरफोर्ड का एक मॉडल था जो ग्रहों जैसा दिखता था। सबसे पहले ये बताया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और बीच में एक भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। उन्होंने इसे सौर मंडल जैसा बताया, सूरज की तरह न्यूक्लियस और ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? सुनने में तो काफी तर्कसंगत लगता है। समस्या थी स्थिरता की। उस समय की क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज किया हुआ कण जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे लगातार ऊर्जा छोड़नी चाहिए। अच्छा। और इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी ऊर्जा खोकर 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ही न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। पर ऐसा होता नहीं, परमाणु तो स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा पाया कि परमाणु नष्ट क्यों नहीं हो जाते। तो फिर इसका जवाब कैसे मिला? इसका जवाब नील्स बोहर ने दिया और यहीं से भौतिकी के नियम हमेशा के लिए बदल गए। बोहर ने क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते। कहीं भी नहीं? नहीं, उनके लिए कुछ खास रास्ते, कुछ खास ऑर्बिट तय हैं जिन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने तय रास्ते पर है वो कोई ऊर्जा नहीं खोएगा, वो बस वहीं घूमता रहेगा हमेशा के लिए। मतलब जैसे ट्रेन सिर्फ अपनी पटरी पर ही चल सकती है, कहीं और नहीं। बिल्कुल सही। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ऊर्जा केवल तभी निकलती या अवशोषित होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है। कूदता है, चल के नहीं जाता। नहीं, एक पल यहाँ तो अगले ही पल वहां, बीच में कहीं नहीं। और हमारे स्रोत का एक मुख्य बिंदु यही है, जितनी ऊंची कक्षा उतनी ज्यादा ऊर्जा। कमाल है। तो अब जरा उस केंद्र पर ध्यान देते हैं, नाभिक पर, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जहां सारा वजन होता है। हाँ, नाभिक को समझने के लिए 2 संख्याएं बहुत जरूरी हैं। पहली है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, जिसे Z से दिखाते हैं। ये बस प्रोटॉनों की संख्या है? यही बस किसी तत्व की पहचान है। मतलब 6 प्रोटॉन है तो वो हमेशा कार्बनी होगा? बिल्कुल। और दूसरी संख्या है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, जिसे A से दिखाते हैं। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग है। यह बताता है कि नाभिक कितना भारी है। अच्छा, और यहीं से समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स और समभारिक मतलब आइसोबार्स का विचार आता है। सही। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या Z एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होने की वजह से द्रव्यमान संख्या A अलग होती है। और आइसोबार्स इसके उल्टे होते? हाँ, उनमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या Z अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग तत्व होते हैं। स्रोत में समस्थानिकों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद हाइड्रोजन है। हाँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इन अलग-अलग वजन वाले आइसोटोप्स का कोई खास इस्तेमाल भी होता होगा? बहुत ज्यादा। और यहीं पर यह विषय बहुत व्यवहारिक हो जाता है। जैसे कार्बन 14 नाम का एक आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग के लिए होता है। कार्बन डेटिंग मतलब जिससे हम जीवाश्मों की उम्र का पता लगाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड के इलाज में होता है और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में गामा किरणों के स्रोत के रूप में किया जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। इनके रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, पर भौतिक गुण अलग-अलग। सही पकड़ा, क्योंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो कुछ नाभिक जैसे ट्रिटियम या कार्बन 14 स्थिर नहीं होते हैं, वे अस्थिर होते हैं। तो जब कोई नाभिक अस्थिर होता है तो क्या होता है? यहीं पर रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की घटना सामने आती है। स्रोत इसे बहुत सरलता से परिभाषित करता है। अस्थिर नाभिक से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन। ये एक प्राकृतिक सेल्फ करेक्शन जैसा है। और ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है? हाँ, जिसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी और इससे बाहरी स्थितियों जैसे तापमान या दबाव से बदला नहीं जा सकता। आप इसे रोक नहीं सकते, ना ही इसे तेज कर सकते हैं। तो जब ये सेल्फ करेक्शन होता है तो नाभिक से किस तरह की चीजें बाहर निकलती हैं? मुख्य रूप से 3 तरह की किरणें या कण निकलते हैं। स्रोत इन्हें अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में बताता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। अल्फा किरणें क्या है? अल्फा कण असल में हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये काफी भारी होते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
अपने भारीपन की वजह से इनकी भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। इतनी कम कि एक कागज का पन्ना भी इन्हें रोक सकता है? हाँ बिल्कुल, या हमारी त्वचा की ऊपरी परत भी। ठीक है, तो ये एक तरह से एक भारी गेंद की तरह है जो जल्दी ही रुक जाती है। फिर बीटा किरणें क्या है? बीटा कण बहुत तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अल्फा से बहुत हल्के होते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हल्के होने की वजह से ये ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या चाहिए? इन्हें रोकने के लिए एल्यूमिनियम की एक पतली चादर की जरूरत पड़ती है। और तीसरी गामा किरणें, ये तो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है ना? हाँ, क्योंकि ये कण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। इन पर कोई चार्ज या वजन नहीं होता, इसी वजह से इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इन्हें रोकने के लिए शीशे या कंक्रीट की बहुत मोटी दीवार चाहिए होती है। तो स्रोत में एक बहुत उपयोगी क्रम बताया गया है भेदन क्षमता के लिए। गामा सबसे ज्यादा, फिर बीटा और सबसे कम अल्फा। बिल्कुल, और एक और क्षमता है आयनीकरण क्षमता, मतलब आयनाइजेशन पावर। ये इसका ठीक उल्टा है। उल्टा? वो कैसे? जो कण जितना भारी और आवेशित होता है वो उतना ही ज्यादा आयनीकरण करता है, लेकिन उतनी ही जल्दी अपनी ऊर्जा खो देता है। तो आयनीकरण क्षमता का क्रम है अल्फा, बीटा, गामा। ये बहुत जरूरी बात है। तो अब हम जानते हैं कि अस्थिर न्यूक्लियस से ऊर्जा निकलती है, पर हम इस ऊर्जा को अपनी मर्जी से कैसे निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की बात आती है। सही, ये दो तरीके हैं जिनसे हम न्यूक्लियस में बंद अपार ऊर्जा को निकाल सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। इसमें हम एक भारी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। हाँ, जैसे यूरेनियम 235। इसे एक न्यूट्रॉन से तोड़कर दो छोटे नाभिकों में बांटा जाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। साथ में 2-3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, परमाणु रिएक्टरों में हम इसी चेन रिएक्शन को बहुत सावधानी से नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करके अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख लेते हैं ताकि ऊर्जा धीरे धीरे निकले। ठीक है, ये तो हुआ भारी न्यूक्लियस को तोड़ने की प्रक्रिया। और दूसरा तरीका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन फिशन से बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम दो बहुत हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपस में जोड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रक्रिया में फिशन से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा सूरज है ना? बिल्कुल, सूरज और सारे तारे इसी फ्यूजन प्रक्रिया से अरबों सालों से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। हम फिशन को नियंत्रित करके रिएक्टर चला रहे हैं, लेकिन फ्यूजन को अभी तक बिजली उत्पादन के लिए नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। तो ये स्पष्ट है कि परमाणु ऊर्जा एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इसके बहुत से उपयोग हैं। हाँ, जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा उपचार, खाद्य संरक्षण और रेडियोग्राफी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके खतरे? बिल्कुल, इनमें विकिरण बीमारी, कैंसर और पर्यावरण को होने वाले नुकसान शामिल हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हमने परमाणु की संरचना से लेकर समस्थानिकों के उपयोग, रेडियोधर्मिता की प्रकृति और अंत में विखंडन और संलयन की विशाल शक्ति तक की एक त्वरित लेकिन विस्तृत यात्रा की है। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक अस्थिर नाभिक प्राकृतिक रूप से विकिरण छोड़ता है और कैसे हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि हम विखंडन को तो काबू कर चुके हैं, लेकिन फ्यूजन जो सूरज की शक्ति है उसे काबू करना अभी बाकी है। बिल्कुल, और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम कभी सूरज की शक्ति को, जो कि साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी पर नियंत्रित करने में सफल हो गए, तो ये हमारी दुनिया और ऊर्जा के भविष्य को कैसे बदल देगा? क्या ये इंसानियत की सारी ऊर्जा समस्याओं का अंत होगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर आज दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग काम कर रहे हैं।